नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? जय श्री राम। नमस्कार प्रणाम सर। राहुल सर, प्रणाम जय राहुल। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ओके, जो एक बार सभी को बाकी अनम्यूट जो कर लोग देता हैं ना हूँ। वो बाहर में बैठे हुए हैं, उनके लिए वो ऐसा है कि अरे मैं कुछ ऐसा बोलूं कि मुझे वहाँ मीडिया में जगह मिल जाए, न्यूज मिल जाए। हाँ, तो सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ यस रहा है? सर। ठीक है। यस सर, यस। अरे आप कहाँ से बोल रही है? ओके, ठीक है। तो मैं एक बार सभी को, है ना, अनम्यूट कर देता हूँ। क्लास चालू करते हैं। राधे कृष्ण सर। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे राधे जय सर। श्री राम। जय नमस्कार। श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार जय श्री राम। जी। राधे कृष्ण सर। राधे कृष्णा। आप सभी को क्लास कैसा लगा? कल वाला, परसों वाला, मजा आया? बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया वेरी लगा ना? नाइस। ठीक है। आज कुछ फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी हो गया था, इसलिए मैं 1 घंटा लेट आया हूं। आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैंने सुबह से मैसेज कर दिया था, है ना, तो किसी कारणवश, है ना, फैमिली में कुछ इशू हो गया था। ठीक है, तो आप कोई सभी के बात लिए आए हो, नहीं ये सर। मानकर चलो, आप वरना ठीक है आज आने सर? का बिल्कुल भी नहीं था ये आप कमिटमेंट। ठीक है? हाँ, ठीक है। आप ठीक? ठीक है, ओके। तो चलिए, तो हाँ, चालू करेंगे क्लास को। उसके पहले आप सभी को सूचना है कि कल गुरु पूर्णिमा है, उसके रेमेडीज में बताऊंगा। इसके अलावा आज हम एक बहुत अच्छी सेशन सीखने वाले हैं, और है ना, आपको बहुत मजा आएगा कि राहुल सर आज मजा आ गया। आज आपने बताया नहीं, वो सरप्राइज होता है ना कि सरप्राइज गिफ्ट, आज बताया नहीं और वो सेशन सीख लेंगे। और हमारा क्लास चालू हो चुका है 17 जुलाई से, मतलब एनरोलमेंट उसके स्टार्ट हो चुके हैं, पेड ग्रुप बन चुका है। तो सबसे पहली चीज की जो मेंबर्स मुझे पेड, दूध दे आना बेटा है। हाँ तन्नुआ के साथ मिलके पापा जाएंगे प्लीज। हाँ, ये भी होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, ठीक है। तो जो मेंबर्स पेमेंट कर दिए हैं, अगर वो पेड ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप सभी एस्ट्रो स्ट्रीम जो हमारे टीम के नंबर है, उनसे पेड ग्रुप का लिंक ले लीजिएगा, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ सकें, है ना। क्लास का फीस है, हाँ मैडम, रीता मैडम, क्लास का फीस बता दूंगा। सबसे पहले कुछ पढ़ लेते हैं, फिर क्लास का फीस बता दूंगा, फिर उपाय बता दूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं, है ना, ऐसे टॉपिक को कि अगर आपको कह दिया जाए कि, बोलते हैं ना कि आपके पास एक एक पाना होता है, पाना आप समझते हो, है ना, नट बोल्ट खोलने का, क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता नहीं, हमारे तो पाना बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक औजार होता है, एक टूल्स होता है, ठीक है, तो उस टूल्स को क्या बोलते हैं? पाना बोलते हैं। तो एक होता है प्लायर। प्लायर जानते हो? प्लायर, प्लायर में क्या होता है कि मान लो किसी भी नंबर की नट खोलना हो, तो आप प्लायर को घुमा दो, नट खुल जाता है। तो आज मैं आपको सूत्र देने वाला हूँ कि अगर आपके पास, बोलो कि हमारे पास 12 नंबर का टूल्स नहीं है, 14 नंबर का नहीं है, 18 नंबर का नहीं है, हम कैसे हमारी कुंडली की नटें खोलेंगे? लेकिन मैं आपको आज देने वाला हूँ प्लायर। क्या देने वाला हूँ? मैं आपको देने वाला हूँ प्लायर। और प्लायर क्या होता है कि, है ना, जिसको जिस नंबर की नट चाहे कस के पकड़िए, वो नट खुल जाता है। आपने कभी अनुभव किया कि नहीं किया? तो आज हम पढ़ने वाले हो प्लायर। और आप बोलोगे सर हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो मैकेनिक भी नहीं है, तो हम क्या नट खोल देंगे? हाँ, अगर आपको लगता है कि हम कुंडली देखना नहीं जानते हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, आप बोलो ना ग्रह आते हैं, ना राशि आती है, ना नक्षत्र आते हैं, और हम तो भैया फ्रेशर के भी फ्रेशर हैं, कि भाई हमने तो शनि मंगल राहु केतु के नाम भी नहीं सुने हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको सिर्फ ग्रहों के एस्पेक्ट से, दृष्टि से प्रिडिक्शन करना सिखाऊंगा। आप बोलोगे हमने ग्रहों की दृष्टि के बारे में तो सुना तो बहुत था, लेकिन इससे प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। एक छोटा सा क्लास, गागर में सागर, क्लास छोटा होगा आज, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी बता चुका हूँ मैं, मुझे वापस से जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। सो आप सभी को, है ना, फटाफट क्लास करते हुए आज एक बहुत शानदार मैं सत्र देने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप सभी क्लास को, है ना, समझ पाएंगे। और कॉपी पेन लेके बैठिए, जिसको लगता है कि मुझे नोट डाउन करना है, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए, तो हाँ, हाँ जी, ये दिख रहा है? आप बोलोगे ये क्या दिखा रहे हो सर आज? ठीक है, तो ग्रहों की दृष्टि आपको आज मैं सिखाने वाला हूं कि प्लैनेट्स के एस्पेक्ट से सिर्फ ग्रहों की दृष्टि से भी प्रिडिक्शन हो सकता है क्या? तो निश्चित तौर पे सिर्फ ग्रहों की दृष्टि से प्रिडिक्शन हो सकता है। और आज मैं आपको सिर्फ 3 ग्रहों से प्रिडिक्शन सिखाऊंगा। आप बोलोगे हमको अभी तक, हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना कि मधु मैडम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रहे हैं, प्लीज आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, चैट बॉक्स पे ध्यान लगाते रहें। वो
बहुत सारे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के, टेलीग्राम ग्रुप के, है ना, हमारे एस्ट्रोस्ट्रीम एप्लीकेशन के आप सभी ज्वाइनिंग करते रहे, गूगल फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, तो आपको सारी सुविधाएं मिलती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना ब्रेक के। तो 3 ग्रह, सिर्फ 3 प्लेनेट हैं, जुपिटर, मंगल और सैटर्न। अब मुझे जन्म कुंडली में नवग्रह नहीं चाहिए, 27 नक्षत्र नहीं चाहिए, 12 राशि नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं आज करने वाला हूँ सिर्फ 3 ग्रहों से प्रेडिक्शन, चौथे ग्रह का नाम भी नहीं लेने वाला हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ मैं 3 ग्रह के माध्यम से आपकी पूरी जन्म कुंडली रीड कर सकता हूँ। आप बोलोगे सर ऐसा सूत्र, क्या बात कर रहे हो, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, गुरु की आवश्यकता, शनि की आवश्यकता नहीं है, सूर्य की आवश्यकता नहीं है ना? तो ऐसा हो सकता है कि आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि फॉर्मूला कुछ ऐसा है। आप बोलोगे कि हमने अभी तक दृष्टिया बहुत सीखा, हमने अभी तक पाराशरी बहुत किया, वैदिक बहुत किया, भृगुनंदी नाड़ी बहुत किया, केपी बहुत किया, लेकिन ऐसा चीज कभी नहीं देखा। तो ये ज्योतिष हम पढ़ने वाले हैं, रामायण ज्योतिष, तो भगवान श्री राम का नाम लेते हुए एक अद्भुत क्लास की शुरुआत हम सभी करने वाले हैं, ठीक है। तो ज्योतिष शास्त्र ऐसा बोलता है कि 3 ग्रहों की एडिशनल दृष्टि होती है। ये भी क्यों होता है, थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि भैया, अगर आपने थोड़ा सा विज्ञान पढ़ा होगा, तो सूर्य होता है, ये सूर्य होते हैं, है ना, ऐसे तो पीले कलर के होते हैं, चलो पीला कर लेते हैं इसको, क्या करेंगे अपन, ये सूर्य देवता होते हैं, है ना, पीले कलर के होते हैं। सूर्य के बाद नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है, मरकरी होता है। उसके बाद कौन सा ग्रह होता है, वीनस होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पृथ्वी, कौन सा आता है अपना, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद 3 ग्रह और होते हैं, जिसको बोलते हैं मंगल, ठीक है, एक को बोलते हैं सैटर्न, सॉरी जुपिटर और सैटर्न, ठीक है। तो मंगल के बाद 3 ग्रह और होते हैं, सॉरी पृथ्वी के बाद 3 ग्रह और होते हैं, मंगल, जुपिटर और सैटर्न। और जो ग्रह पृथ्वी को बाहरी कक्षा से देखते हैं, उनका ही एक्सटर्नल एस्पेक्ट कहा गया। आप बोलोगे सर बुध और शुक्र का कभी एक्सटर्नल एस्पेक्ट नहीं होता है क्या? आगे सिखाऊंगा कैसे बात कर रहा है ना। लेकिन बुध और शुक्र का कभी एक्सटर्नल एस्पेक्ट नहीं हो सकता है, मतलब ये ग्रह कभी भी पृथ्वी को अतिरिक्त दृष्टियों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के मार्ग में है ही नहीं, ये पृथ्वी से पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। और जो ग्रह पृथ्वी के पीछे होगा, वही तो पृथ्वी को देख पाएगा। भैया सीधी सी बात है कि स्कूल में 6 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, छठे वाला बच्चा सबको देखता है, ठीक है। आप बोलोगे ये पहला वाला बच्चा सबको देख सकता है, तो पहला वाला बच्चा नहीं देख सकता, बुध नहीं देख सकता, शुक्र नहीं देख सकता, है ना। फिर हमारा जाके बाद आता है पृथ्वी, यहाँ से अपन इसको ग्रह में नहीं लेते। फिर मंगल, जुपिटर और सैटर्न, यही ग्रह पृथ्वी को एडिशनल एस्पेक्ट से देखते हैं। और इसी का कमाल समझने वाले हैं कि चलो ये एडिशनल एस्पेक्ट ऋषि पाराशर जी ने बताया कि 3 ग्रहों की एडिशनल एस्पेक्ट्स होती हैं, अतिरिक्त, अतिरिक्त, है ना, 3 ग्रह की अतिरिक्त दृष्टियां होती हैं, जिसका नाम है पहला जुपिटर, दूसरे का नाम है मंगल, तीसरे का नाम है सैटर्न। अब इन्हीं ग्रहों से हम प्रिडिक्शन समझने वाले हैं। तो पहले अतिरिक्त दृष्टियां कौन सी होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए, तो गुरु की सबसे पहले बात करें मंगल की दृष्टि। तो मंगल की एडिशनल एस्पेक्ट होती है 4th हाउस पे, उसके बाद दृष्टि होती है 7th हाउस पे, उसके बाद दृष्टि होती है अष्टम भाव पे। इसी तरह से बात करेंगे जुपिटर का, जुपिटर की पंचम दृष्टि होती है 5th हाउस पे, उसके बाद सप्तम दृष्टि होती है 7th हाउस पे, है ना, और नवम दृष्टि होती है 9th हाउस। मतलब 3 तरह की दृष्टि होती है। अगर जुपिटर लगन में बैठा होगा, तो पंचम दृष्टि पंचम भाव पे डालेगा, सप्तम दृष्टि सप्तम पे डालेगा, नवम दृष्टि नवम पे डालेगा। इसी तरह से शनि की बात करेंगे, तो शनि का तीसरा एस्पेक्ट होता है, शनि का, है ना, 7वां एस्पेक्ट होता है, और शनि का 10वां एस्पेक्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों ग्रह हैं जिनों के एडिशनल एस्पेक्ट्स हैं, बाकी किसी भी ग्रह के अतिरिक्त दृष्टियां नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र अतिरिक्त एस्पेक्ट्स नहीं होते। राहु केतु को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब तो ग्रहों के हम नियम समझेंगे कि मंगल, गुरु और शनि जन्म कुंडली में एडिशनल एस्पेक्ट्स देने की बात कर रहा है, अतिरिक्त दृष्टि देने की बात कर रहा है। लेकिन हमारा प्रश्न आज सिर्फ सिद्धांत समझना नहीं है, हमारा प्रश्न, हमारा काम ये है कि ये अतिरिक्त दृष्टियों से हम क्या जन्म कुंडली में फलित कर सकते हैं, क्या हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो उसके पहले हमको समझना पड़ेगा ग्रहों की टेंडेंसी। तो आज हम समझने वाले हैं ग्रहों की टेंडेंसी। 3 तरह के ग्रह जो हमारे जीवन की भूमिका निभाने वाले होते हैं, और जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्लेनेट। मतलब कोई भी व्यक्ति सिर्फ 3 तरह से कार्य करता है, ठीक है ना, बाहरी रूप में 3 तरह से कार्य करता है। या तो जुपिटर की तरह कार्य करता है, या फिर वो मंगल की तरह कार्य करता है, या फिर वो शनि की तरह कार्य करता है। चौथा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके अलावा काम करे। जुपिटर मतलब क्या,
सही समय पर कार्य करे, समय का बिल्कुल पंक्चुअल हो, पाबंद हो, समय का बहुत केयर करता है, उसको बोलते हैं गुरु। जो व्यक्ति समय की कदर करता है उस व्यक्ति को गुरु पूर्णिमा मनाने की आवश्यकता नहीं है। मंगल क्या है? समय से पहले आ जाए। जो व्यक्ति समय से ही पहले काम करके दे दे उस व्यक्ति का मंगल बहुत बहुत अच्छा है, उसकी एनर्जी बहुत बढ़िया है। जो व्यक्ति समय को भी निकाल दे और समय के बाद काम करे उसको अपन क्या बोलते हैं कि शनि को बोलते हैं समय के बाद कार्य करना, मंगल को बोलते हैं समय से पहले कार्य करना, और गुरु को बोलते हैं समय पे कार्य करना। ये तीन तरह की व्यक्ति के जीवन में आदत होती है। कोई भी व्यक्ति इन्हीं तीन तरह की व्यक्ति वाला होता है। और सबसे अच्छा ग्रह कौन सा होता है कि जो व्यक्ति परफेक्ट टाइमिंग पे कार्य करे उसको ही बोलते हैं कि बहुत अच्छा। समय से पहले कार्य हो गया तो बैठना पड़ेगा, समय के बाद कर रहे हो तो भैया डिले हो गया तो आदमी कार्य को छूट सकता है। लेकिन गुरु बिल्कुल प्रॉपर समय पे ही कार्य चालू हो जाए। क्लास कितनी बजे है सर? क्लास आज 7 बजे होगा, है ना, और मैं 6:45 पे क्लास चालू कर दूं तो क्या वो अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं 7:30 बजे क्लास चालू करूं, क्या ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं एग्जैक्ट 7 बजे ही आपको पढ़ाने आ जाऊं, 7 बजे ही कहा था, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति समय की कदर करता है उस व्यक्ति को गुरु का हमेशा आशीर्वाद मिलता है। तो गुरु मतलब सही समय पर कार्य करना, मंगल मतलब समय से अर्ली आ जाना, पहले ही कार्य करना चालू कर देना, और शनि का मतलब समय के बाद कार्य मतलब डिले हो जाता है। अब इसको बहुत अलग अलग तरह समझेंगे, ठीक है। पहले इन दृष्टियों के कुछ तथ्य निकाल लेते हैं कि दृष्टियां कहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। तो सभी ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है, एक्सटर्नल ग्रह की अतिरिक्त दृष्टि होती है जो अपन ने बात कर लिया है। पापी ग्रहों की 3, 6, 10, 11 पे जो ग्रह पापी ग्रह होते हैं, एक फंडामेंटल नियम लिखो कि पापी ग्रह मतलब मंगल और शनि अगर 3, 6, 10, 11 पे दृष्टि देता है किसी भी कुंडली पे, मंगल, शनि या फिर सूर्य, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा होता है। इसी तरह से शुभ ग्रह अगर शुभ ग्रह कौन से होते हैं? गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र, ये 4 ग्रह शुभ होते हैं। पापी ग्रह कौन से होते हैं? केतु, मंगल, राहु और शनि। सूर्य को बोलते हैं अपन क्रूर ग्रह, ठीक है। तो जो ग्रह 3, 6, 10 और 11 पर पापी ग्रह की दृष्टि आ गया, मान लो आप कोई जन्म कुंडली देखते हो और जन्म कुंडली देखते से आपको पता चला कि भैया 3 भाव में, 6 भाव में, 10 भाव में या तो पापी पापी ग्रह बैठे हुए हैं या पापी पापी ग्रह दिख रहे हैं, है ना, या देख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? ये जन्म कुंडली अच्छा है। क्या टिक करोगे? ये जन्म कुंडली अच्छा है। 3, 6, 10, 11 में पापी पापी ग्रह बैठ जाए, पापी ग्रह कौन से होते हैं? या तो ये बैठ जाए या फिर ये ग्रह दृष्टि डाले या फिर पापी या क्रूर ग्रह, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जन्म कुंडली सामान्य से बढ़िया है। ऋषि पाराशर जिसको बोलते हैं उपचय भाव, 3 से 10, 11 क्या बोलते हैं? उपचय। उपचय का अर्थ होता है कि मैं हार नहीं ठानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। 3, 6, 10 और 11 व्यक्ति के जीवन के दृढ़ संकल्प के, मैं कर्म करूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं कुछ भी हो जाए, बंजर भूमि में भी, है ना, नदियां बहा दूंगा, इतनी शिद्दत, इतना संकल्प, इसको क्या बोलते हैं? इच्छा शक्ति। प्रतिभाव इच्छा शक्ति का। छठे भाव संकल्प का। हिंदू सनातन संस्कृति में जब भी आप कोई व्रत करते हो या कुछ अच्छा काम करते हो तो पंडित जी क्या कराते हैं? संकल्प लीजिए। समझ में आ रहा है ना? इसको क्या बोलते हैं? रघुकुल परंपरा, वचन। छठा भाव किसका होता है? वचन। कमिटमेंट हो गया तो वो कमिटमेंट बिल्कुल निभाया जाएगा, अब चाहे जानी क्यों ना चली जाए, कमिटमेंट निभाना ही पड़ेगा। इसको बोलते 6th हाउस। 10th हाउस बोलते हैं कर्मास। कुछ भी हो जाए हमें अपने कर्मास कभी नहीं छोड़ना। भगवान श्री राम ने अपने कर्मास कभी नहीं छोड़े। क्या करे? राजा दशरथ जी ने कहा कि भाई आपको वनवास जाना है, तो राम जी क्या वनवास में, है ना, क्या लेके निकले? धनुष बाण। अपने कर्मास जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप ज्योतिष का काम करते हो तो किताबें लेके निकलो, अगर आप बनिया बुद्धि वाले व्यक्ति हो तो घर से पेन लेके निकलो, लैपटॉप लेके निकलो। समझ में आ रहा है? जिस तरह का काम से आप जुड़े हुए हो उसको आप भगवान की तरह ट्रीट करें। दुनिया में सब कुछ छूट जाए लेकिन कर्म नहीं छूटना चाहिए, कर्म नहीं छूटना चाहिए। ये भगवान श्री राम से सीखने को मिलता है, जहाँ पे बोलते ऋषि पाराशर जी की सूर्य दिग्बली होता है। भगवान श्री राम का धनुष नहीं छूटा, सब कुछ छूट गया। क्षत्रिय धर्म के फॉलोअर थे, क्षत्रिय धर्म को मानने वाले थे, तो कर्म नहीं छूटा। इसको बोलते हैं 10th हाउस। और इसको बोलते हैं 11th हाउस को इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति एक बार सारा, है ना, क्लियर करता हूँ फिर और क्लियर दिखेगा आपको। प्रतिभा आपका क्या है? शक्ति। कौन सा शक्ति? इच्छा शक्ति। 11th हाउस क्या है? पूर्ति। कौन सा पूर्ति? इच्छा पूर्ति। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? छठा भाव क्या है? संकल्प, है ना। कोई भी आप काम करते हो कि साहब हम ज्योतिष पढ़ाएंगे, हम कपड़े की दुकान खोलेंगे, नौकरी करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो संकल्प लेके बैठो कि करेंगे नहीं, करना ही है। अब चाहे स्कूल बंद हो जाए, विश्वविद्यालय बंद हो जाए,
कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने ठान लिया कि हम पीएचडी करेंगे, हम करके ही रहेंगे, कहीं पर भी जाएंगे लेकिन करेंगे। हमने ठान लिया कि हमको ज्योतिष में कार्य करना है, करके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आपने लग गया कि मुझे नौकरी करना ही है, इस बार क्रैक करना ही है, तो करना ही है। इसको बोलते हैं छठा भाव। और 10th हाउस को क्या बोलते हैं? कर्मा। जीवन में सब कुछ छूट जाए, कर्मास मत छोड़ना। आपकी वैल्यू आपकी कर्मास से। ये बात मैं नहीं बोलता, ये बात ऋषि पाराशर जो बोलते हैं कि लगन होता है, प्रथम भाव होता है नाम का। किसका होता है? प्रथम भाव नाम का। और 10th हाउस होता है व्यक्ति के सम्मान का। और नारायण नहीं आ रहा है? आपको लोग आपके नाम से सम्मान नहीं देते, आपको लोग हमेशा सम्मान देंगे आपके कर्मास से, कि भैया बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का ब्रोकर है, रोज 200-300 प्लॉट बेचता है ना, बहुत बढ़िया आदमी है, 400-500 बीघा खेती है, गजब का आदमी है ना, पाटीदार आदमी है ना, तो बढ़िया व्यक्ति है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपकी पहचान किससे? आपकी पहचान है आपके कर्मास से, आपके नाम से आपकी पहचान नहीं है। चीजें क्लियर हो गया है? तो यहाँ पे कौन से ग्रह मजबूत देंगे, ध्यान दीजिए। जब भी आपको 3, 6, 10, 11 में पापी और क्रूर ग्रह दिखे, तो हमेशा ये बलवान समझना चाहिए। बलवान ग्रह, पापी ग्रह 3, 6, 10, 11 में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। आपकी इच्छा शक्ति को प्रकट करवाने के लिए कौन कारक ग्रह? आप बोलोगे सर शुभ ग्रह कारक होते हैं। अरे भैया, शुभ ग्रह कभी कारक नहीं होता। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, क्योंकि ज्योतिष जीवन जीने की कला है। शुभ ग्रह कभी कारक नहीं होता है इच्छा शक्ति को लेकर, इच्छा पूर्ति को लेकर। पापी ग्रह कारक होते हैं, ना करियर को लेकर, ना इच्छा लाभ भाव को लेकर, ना मेहनत को लेकर, और इसको लेकर कभी भी शुभ ग्रह कारक नहीं है। क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि क्यों ये इतने बलवान होते हैं कि मान लो कि हम कोई जीवन में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई जीवन में काम कर रहे हो और आपको किसी व्यक्ति ने, है ना, ऐसे हल्के में ले लिया, ठीक है। हम हम पता है काम कब करते हैं? जब हमको लगता है कि सामने वाले ने हमको हल्के में ले लिया, सामने वाले ने हमको ऐसे ही समझ लिया, और अब तो मुझे कर कर दिखाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति घर में ऐसा व्यक्ति है जो बहुत शुभ शुभ बोलता हो, क्या आपके जीवन में कभी कंपटीशन का भावना आएगा? नहीं आएगा। क्या आप जीवन में कभी उससे, है ना, संघर्ष की फाइट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हमेशा शुभ बोलने वाला व्यक्ति मिला। आपकी अंदर से जो आवाज आती है कि मैं करके दिखाऊंगा, अगर वो व्यक्ति, है ना, ऐसी आवाज आती नहीं, क्योंकि शुभ शुभ बोलने वाला व्यक्ति होता है, तो ऐसी आवाज आती नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है जो आपको हमेशा काटता है, अशुभ बोलता है, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, ऐसा है, क्या करोगे जीवन में, फलाना XYZ। तब क्या होता है? तब एक मन में आग होती है कि अच्छा मेरे को ऐसा बोला, हाँ मैं नहीं कर सकता। तो वो जो आग होती है ना, ये पापी ग्रहों में आग होती है कि जब कोई आपको छेड़ दे, जब कोई आपको छेड़ दे, तब जाके व्यक्ति के जीवन में एक आग निकलती है, और उस आग से संकल्प पैदा होता है। उस आग से संकल्प पैदा होता है। ध्यान दीजिए, संकल्प ऐसे ही पैदा नहीं होता, आग से संकल्प पैदा होता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में आपको कुछ परेशान करेगा ही नहीं, परेशान करेगा ही नहीं, आपकी आपके आपकी कपड़े की दुकान है और 4 कपड़े की दुकान और पैरेलल है, तो आपके 3, 6, 10 और 11 तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन आपकी कपड़े की दुकान है और वहां पे एक भी दुकान, कपड़े की दुकान नहीं है, जीवन में 3, 6, 10, 11 कभी भी एक्टिव हो ही नहीं सकता। ये तभी एक्टिव होते हैं जब भारी कंपटीशन की सामना आपको करना पड़ता है, संघर्ष की सामना करना पड़ता है। आप जो जिन 500 में बेच रहे हो, सामने वाला 400 में बेच रहा है, आपको नई नई स्ट्रेटेजी लगाना पड़ता है, तब जगह भाव एक्टिवेट होते हैं। और यहाँ पे क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 3, 6, 10, 11 में नियम लिखते जाना प्रिडिक्शन को लेकर कि यहाँ पे पापी और क्रूर ग्रह होंगे, तो व्यक्ति क्या करेगा? फाइट करेगा। बोले मैं लड़ूंगा। कोई व्यक्ति आ गया कि दुकान बंद कर देना, व्यक्ति बोले बंद नहीं होगा, हम अपने कर्मास करेंगे, और व्यक्ति डटकर फाइट करता है। वही व्यक्ति लड़ सकता है, वही व्यक्ति कर्म पथ पे आगे बढ़ सकता है जो लड़ने की हिम्मत रखता हो, जो फाइट करने की हिम्मत रखता हो। और जिसके अंदर फाइट करने की हिम्मत नहीं है, लड़ने की हिम्मत नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी अपना करियर नहीं बना सकता। ऋषि पाराशर जी क्या बोलते हैं? 10 और 11 करियर के भाव है। ठीक है, यहाँ पे कौन से ग्रह सहायक है? शुभ ग्रह कभी भी करियर में सहायक नहीं होगा। क्या बोले? कर्म का कारक कौन है? सैटर्न। उच्च स्तरीय कर्म का कारक कौन है? राहु। और 10th हाउस में दिग्बली कौन है? सूर्य। एक और दिग्बली कौन है? मंगल। पाराशरी अच्छे आदमी है, एक भी जगह ये नहीं बोला कि गुरु, एक भी जगह ये नहीं बोला कि शुक्र, एक भी जगह ये नहीं बोला बुध। हर जगह उन्होंने 10th हाउस में इन चारों का कमाल दिया है। और यही 10th हाउस का संबंध छठे से भी है, ये 10th हाउस संबंध 11 से भी है, और इसका संबंध इससे भी है। इसको उन्होंने एक शब्द दिया था, उपचय। क्लास में अपन गहराई से पढ़ेंगे उपचय क्या होता है। अभी आपकी धारणा बना रहा हूँ कि व्हाट इज उपचय। उपचय मंत्र आप बहुत मेहनत से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत हिम्मत से, पराक्रम से, वीरता के साथ काम कर रहे हो, उसी को बोलते हैं उपचय, जो कभी हारेगा नहीं, हमेशा जीतेगा। पुष्पा उपचय देखा था? पुष्पा
में झुकेगा नहीं। चलिए, दूसरा दूसरा नियम होता है 1, 5 और 9 में हमेशा शुभ ग्रह अगर बैठे और दृष्टि दें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। किसी भी व्यक्ति के चार्ट में आंख बंद करके लिखो, किसी भी व्यक्ति के चार्ट में आंख बंद करके क्या बोलोगे कि अगर लगन में, पंचम में, नवम में गुरु आ जाए, शुक्र आ जाए, बुध आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो ये सामान्य से बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, सामान्य से बढ़िया रिजल्ट देगा, है ना, अपवार्ड होगा, ठीक है, ऊंचा रिजल्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि 1, 5, 9 में हमेशा शुभ ग्रह बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, ठीक है। बाकी जो बचे भाव होते हैं इसको बोलते हैं मांगलिक भाव, 2, 4, 7, 8 और 11, ठीक है। बाकी बचे भाव को बोलते हैं मांगलिक भाव। ये भाव होते हैं अत्यधिक संवेदनशील भाव। आपसे कोई पूछे कि जन्म कुंडली में सबसे संवेदनशील भाव कौन है, सबसे संवेदनशील भाव होते हैं सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस और सॉरी यहाँ पे 11th नहीं है, 12th है, 12th हाउस। ये सबसे संवेदनशील भाव होते हैं। एक ही भी भाव पीड़ित हुआ, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। एक भी भाव पीड़ित हुआ, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने की संभावना है बहुत प्रबल हो जाती है। व्यक्ति आत्महत्या, परिवार में परेशान, मेंटल डिसीज, मानसिक परेशानियां सारी इन्हीं भाव से लेकर करता है। तो 3 तरह से आपने इन चीजों को देखा है। सबसे संवेदनशील भाव कौन से, अलग अलग रंग में लिखूंगा, ठीक है। सबसे संवेदनशील भाव कौन से, इसको इसमें लिख लेते हैं पिंक कलर में। 2, 4, 7, 8 और 12, इसको क्या बोलते हैं, मांगलिक। क्या बोलते हैं, मांगलिक, यही से होता है, ठीक है। आपकी धारणा बना रहा हूं मैं। दूसरा, सबसे कठोर भाव कौन से, जहां पे पापी से पापी ग्रह आ जाए, बेकार से बेकार ग्रह आ जाए, नीच, ये फलाना, राहु, केतु, किसी भी तरह के दोष, कहाँ बनना चाहिए, तृतीय भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वें भाव में पापी से पापी ग्रह आ जाए तो बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देता है। पापी से पापी ग्रह आ जाए, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देता है। इसके अलावा जो बचा है फिर अपने 3 भाव बचते हैं, कौन से बचते हैं, लगन, पंचम और नवम। यहाँ पर शुभ से शुभ ग्रह आ जाए तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। ये धारणा है। आप जन्म कुंडली में जब भी इस केस स्टडी करोगे, जब भी कुंडली को रीड करोगे, अगर कोई कुंडली आ जाए, फॉर एग्जाम्पल, है ना, अगर कोई कुंडली आ जाए और बोल दे कि भैया शनि राहु का दोष है, शनि राहु का दोष है, अगर ये शनि राहु का दोष तृतीय भाव में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आदमी लड़ लेगा, फाइट कर लेगा, जीत भी जाएगा। लेकिन यही शनि राहु का दोष 4th हाउस में है तो संवेदनशील भाव में दोष है, दिक्कत आ सकता है, दिक्कत आ सकता है। लेकिन तृतीय भाव में होगा, छठे में होगा, 10वें में होगा, 11th में होगा, यहाँ पे ऐसे ही भाव चाहिए, यहाँ पे लड़ने वाले ग्रह ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर ये यार हमारे जन्म कुंडली में दोष था, हमने तो बहुत बढ़िया कार्य किया। चलिए, ये पहली धारणा। अब मैं आपको जोड़ने वाला हूं दूसरी धारणा से कि इन ग्रहों से एक प्रिडिक्शन तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं। तो मंगल, सबसे सबसे पहले बात करेंगे कि अब मैं मंगल से प्रिडिक्शन करना आपको सिखाने वाला हूँ। मंगल रामायण में क्या है, अगर अब मुझे रामायण ज्योतिष को कनेक्ट करना है, क्योंकि रामायण वो आधार है जो आपके जीवन से कनेक्ट होगा। आप बोलोगे राहुल सर मजा आ गया, ऐसा ज्योतिष पहले होता तो बहुत अच्छे से हम पढ़ लेते हैं, है ना। तो मंगल किसको बोलते हैं, रामायण में मंगल बोलते हैं लक्ष्मण, किसको बोलते हैं, मंगल बोलते हैं लक्ष्मण को। ऋषि पाराशर जी क्या है, अच्छे आदमी है। मंगल को बोलते हैं, मंगल रेखा का कारक है, मंगल त्रिकोण का कारक है, मंगल ट्रायंगल का कारक है, हर तरह की आड़ी तिरछी रेखा का कारक मंगल होता है। वास्तु वाले लोग घूमते हैं ना कंपास लेके, आड़ी तिरछी, ये प्लॉट, ये कोना कट गया, फलाना हो गया, इन सब का कारक कौन सा व्यक्ति वास्तु बढ़िया कर सकता है, जिस व्यक्ति का मंगल बहुत शानदार है वो व्यक्ति वास्तु में बहुत ऊंचाई को छुएगा, क्योंकि वास्तु में सारा काम आपके रेखा से चलता है। जिस व्यक्ति का मंगल बहुत खराब है क्या होगा, उसके शरीर पे अच्छी अच्छी रेखा होगी। मान लो मंगल खराब है और वो मंगल सेकंड हाउस में स्थिति के लेकर खराब है तो व्यक्ति के चेहरे पे क्या आएगा, रेखा। रेखा कैसे आएगी, दाग हो गए, पिंपल्स फोड़ दिए, कुछ न कुछ उसके अंदर रेखाएं खींची चली आएगी। मतलब चेहरा लगेगा कि यार ये क्या चोट के निशान लग रहे हैं क्या। मंगल हर तरह के चोट के निशान का कारक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मंगल खराब होगा आपके उस भाव को लेकर चोट के निशान आते रहेंगे। चलिए, अब रामायण में मंगल क्या है, ये तो ऋषि पाराशर जी ने बोला, लेकिन ऋषि पाराशर जी ने कहाँ बोला कि मंगल क्या है रामायण में। तो अब अपन बात करेंगे कि रामायण में मंगल क्या है। तो मंगल है लक्ष्मण। और लक्ष्मण के बारे में अगर एक बात सुनते हैं तो एक चीज के नाम से लक्ष्मण बहुत फेमस है, जिसका नाम है लक्ष्मण रेखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माता सीता को, है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आपका समय खराब होता है तो आपको क्या दिखता है,
सामने सामने वाला जंगल में कोई हिरण चल रहा है तो आपको दिखता है कि भैया तो मृग है ना, मृग ये तो सोने का है। तो सोने का हिरण व्यक्ति को दिख गया कि जब हमारा नियति हमारा हमारा साथ देने आया है कि भैया उस व्यक्ति का किडनैप होना है, तो व्यक्ति को इतना समझदार व्यक्ति होके, ज्ञानी व्यक्ति होके क्या दिखा कि ये सोने का हिरण है। और राम जी इतने समझदार होने के बावजूद भी क्या करने चले गए कि सोने को हिरण पकड़ने चले गए। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो बहुत टाइम तक राम जी जब आए नहीं, तो माता सीता ने कहा कि देखो स्वामी को क्या हो गया, आप एक काम करिए भैया, राम जी को देख के आइए कि कुछ दिक्कत दिक्कत तो नहीं हो गया है ना, क्योंकि जंगल का मामला है। तो लक्ष्मण भैया फिर बोले कि यार माता मैं आपको किस छोड़ के जाऊं। तो लक्ष्मण ने चारी तरफ एक रेखा खींच दिया। इतनी ताकत है लक्ष्मण के अंदर, आप समझ रहे हो। वो रेखा खींच दिया और लक्ष्मण ने बोला कि यहाँ पे देवता दानव असुर पक्षी नाग गंधर्व किन्नर कोई भी इस रेखा के पार नहीं जा सकता। हाई वोल्टेज करंट छोड़ दिया कि कोई भी आदमी उस रेखा के पार जाएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, इतना बड़ा झटका लगेगा। तो लक्ष्मण ने माता सीता को लक्ष्मण रेखा खींच के चले गए। अच्छा, ये तो अपन ने बहुत अच्छी कहानी सुनी है कि माता सीता है ना लक्ष्मण रेखा को पार ना हो गया था। फिर रावण आया था वेश बदल के, तो रावण को सीता माता से बोला कि भैया हमें भिक्षा दीजिए। तो सीता माता लेने चली गई, तब तक रावण अंदर घुसने की कोशिश किया। तो रावण को क्या लगा, झटका। क्या लगा, तो बिजली का कारक कौन है, मंगल। मंगल मतलब हाई वोल्टेज बिजली, खतरनाक झटका लग गया। इलेक्ट्रिसिटी का कारक भी मंगल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही झटका लगा रावण को जो हमें बरसात के टाइम पे बिजली के करंट को कभी झटका लगता है ना, एकदम तेज झटका लगता है। बोले भैया अब नहीं जाएंगे, उस स्विच के पास जाएंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा झटका रावण को लग गया था। अब इस बात से हम क्या समझने वाले हैं, तो ऋषि पाराशर जी ऐसा बोलते हैं और लक्ष्मण क्या बोलता है, दोनों की बात समझना। ऋषि पाराशर जी की बात करेंगे या हम लक्ष्मण की बात करेंगे या फिर हम मंगल की बात करेंगे, सब एक ही बात को बोलते हैं अलग अलग तरह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ही बात को अलग अलग तरह से बोलते हैं। मंगल को बोलते हैं कि मंगल सुरक्षा का कारक है। मंगल किसका कारक है, मंगल सुरक्षा का कारक होता है, सिक्योरिटी देता है। जितने देश के बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं उनको सिक्योरिटी मिलता है ना, उसका कारक ग्रह कौन है, मंगल। मंगल क्या है, सिक्योरिटी का कारक ग्रह है। चीजें क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिए कि मंगल कौन से भाव को देख रहा था। तो मंगल देख रहा था फोर्थ हाउस को। मंगल फोर्थ हाउस को देख रहा था। फोर्थ हाउस पाराशरी क्या बोलता है, फोर्थ हाउस को बोलते हैं हमारा जन्म स्थान, जहां पर हम रहते हैं, हमारा खुद का मकान, निवास स्थान या सुख भाव। आपका घर कौन सा है, घर की बात करेंगे कौन सा, घर मतलब फोर्थ हाउस, दुकान मतलब 10th हाउस। तो घर को कौन सा बोलते हैं कि जहां पर आप रहते हो उसको बोलते हैं घर। तो फोर्थ हाउस किसका होता है, घर का होता है। ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद बात करेंगे अष्टम भाव किसका होता है, बॉर्डर इलाकों का। अष्टम भाव किसका होता है, बॉर्डर इलाकों का। ठीक है, जो आर्मी वाले जहाँ पे हमारी सुरक्षा करते हैं। तो मंगल के पास दो एडिशनल दृष्टियां आई, क्योंकि सप्तम तो सभी की होती है, लेकिन मंगल के पास दो एडिशनल दृष्टियां आई। पहली दृष्टि थी फोर्थ हाउस को लेकर, जो घर परिवार की सुरक्षा की बात करता है। मंगल क्या बात करता है, सुरक्षा की बात करता है। तो मंगल का मूल कर्म क्या है, तो मंगल का मूल कर्म ये है कि व्यक्ति अपने परिवार को सिक्योरिटी दे। एक अच्छा युवा व्यक्ति, पैसे कमाने वाला, उसकी शादी कब करना चाहिए, कि जब वो इतना सिक्योरिटी दे जाए कि भैया आप अपनी पत्नी का, अपने घर का, बच्चे का, संतान का और गृहस्थी का पालन पोषण करने में सक्षम हो। अगर आप सक्षम हैं तो आपका विवाह करवाना चाहिए। अगर आप बोलो कि नहीं हम सक्षम नहीं है, तो फिर क्या करो, कुंवारे घूमते रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिए। तो मंगल का पहला काम क्या है, घर परिवार में सिक्योरिटी देना। मंगल को बोलते हैं पुलिस वाले। अच्छा, आपको पता है हम लोग घर परिवार में आसानी से रहते हैं तो किसके कारण रहते हैं, पुलिस वालों के कारण। पुलिस वाले हैं तो हम अपने शहरों में आराम से शांति से बैठते हैं, दीपावली मना रहे हैं, भाई दूज मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, राखी मना रहे हैं, सब कुछ आराम से मनाया जा रहा है, गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले हैं। सुरक्षा की गारंटी मंगल देता है। अच्छा, आप एक बात सोचिए कि देश का बॉर्डर इलाकों पे आर्मी वाले होते हैं, अष्टम भाव को बोलते हैं बॉर्डर इलाका। अगर भारत के अंदर से आर्मी वाले को हटा दिया जाए, बॉर्डर से आर्मी को हटा दिया जाए और भीतर से पुलिस वाले को हटा दिया जाए, क्या देश सुरक्षित रह पाएगा, पूछना चाहता हूँ। क्या देश सुरक्षित रह पाता है, नहीं रह सकता। तो ऋषि पाराशर जी क्या बोल रहे हैं कि मंगल की दो ही तो दृष्टि होती है, इसको लक्ष्मण रेखा बोल दो कि लक्ष्मण रेखा भी सुरक्षा कारक है, ये भी सुरक्षा कारक है। तो फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस का कारक होता है सुरक्षा। मंगल बाय डिफॉल्ट फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस की सुरक्षा करता है, मतलब घर परिवार की और बॉर्डर इलाकों की, है ना, सुरक्षा करने वाला कारक होता है। इसका पुलिस वाला बोल दो, आर्मी वाला बोल दो। लेकिन
मंगल सुरक्षा करता है, इसका तो करता ही करता है, लेकिन जन्म कुंडली में मंगल जहां पर भी देखेगा, जन्म कुंडली में मंगल अपनी एडिशनल एस्पेक्ट से जहां पर भी देखता है, अतिरिक्त दृष्टियों से जहां पर भी देखता है, उस भाव की सुरक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। अब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल फर्स्ट हाउस में है तो कहाँ की सुरक्षा करेगा? घर परिवार की और आपातकाल स्थिति की, है ना। आपातकाल स्थिति मतलब जब भी कोई बहुत बड़ा संकट काल आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, कोविड-19 लग जाए, तो खाने पीने का राशन, इसको क्या बोलते हैं? गुप्त कोष, है ना। गुप्त कोष कहाँ से देखते हैं? गुप्त कोष कभी भी बुध और चंद्रमा से नहीं देखते हैं, गुप्त कोष देखते हैं मंगल से। जितने भी गुप्त खजाने हैं या सिक्योरिटी कोष हैं जो आपकी वक्त काल परिस्थिति में काम में आते हैं, उसको बोलते हैं मंगल। मंगल को क्या बोलते हैं? गुप्त खजाना, गुप्त कोष। भारत सरकार भी अपनी कोष में कुछ पैसे रखती है, कुछ विदेशी मुद्राएं रखती है, उसके माध्यम से पैसा बना सकते। इसको क्या बोलते हैं? अष्टम भाव, गड़ा हुआ धन, मतलब विदेशी मुद्रा है, या फिर जमीन के अंदर सोना, या फिर आप 10 लाख रुपए आपके पास सेविंग है तो आपने 2 लाख रुपए गुप्त कोष में डाल रखा है कि वो तभी ही उठाया जाएगा जब इमरजेंसी आ जाएगी, तब तक नहीं उठाया जाएगा। चीजें क्लियर है? तो मंगल अगर लगन में होगा तो घर परिवार को सुरक्षा देगा, व्यक्ति इमरजेंसी में पैसा रही है। इसको अलग तरह से देखें, फोर्थ हाउस किन किन चीजों का होता है? फोर्थ हाउस होता है माता को सुरक्षा देगा। एट्थ हाउस होता है व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का। अगर मंगल अष्टम भाव को किसी भी कुंडली में देखता है, उस व्यक्ति का अकस्मात मृत्यु नहीं होगा, अकस्मात मृत्यु कभी नहीं होगा। अगर मंगल ने अष्टम भाव को देखा, मंगल उस भाव की रक्षा करता है। सीधी सी बात यह है कि मंगल जिस भाव को देखेगा उस भाव की रक्षा करेगा। सेकंड हाउस को देखेगा, कुटुंब की रक्षा करेगा, धन की रक्षा करेगा। तृतीय भाव को देखेगा, भाइयों की रक्षा करेगा, है ना, इच्छा शक्ति की पूर्ति करेगा। फोर्थ हाउस को देखेगा, माता की रक्षा करेगा, घर परिवार की रक्षा करेगा, मकान की रक्षा करेगा, अपना मकान बचा के रखेगा। पंचम भाव को संतान की रक्षा करेगा, प्रेम की रक्षा करेगा। छठे भाव को, है ना, शत्रु वर्ग के ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव डालेगा कि शत्रु वर्ग या तो भाग जाएगा या मंगल उससे जीत जाएगा। सप्तम भाव पे अगर दृष्टि होगा मंगल का, तो पति और पत्नी एक दूसरे का बहुत केयर करेंगे। मंगल सप्तम भाव को देख रहा है तो पत्नी आपके लिए क्या है? सीसीटीवी कैमरा है, सब आपकी जानकारी रखती है। मोबाइल में किससे बात करता है, ये क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, कब खाना खा रहा है, एक एक चीजों की गुप्त जासूसी मंगल लगन वाला कर सकता है, सप्तम पे दृष्टि होगा तो। इसी तरह से मंगल अष्टम में दृष्टि देता है तो क्या देता है? इमरजेंसी फंड में, राहत कोष में फायदा देता है, अचानक तरह से पैसा निकाल सकता है। नवम में दृष्टि देगा तो क्या देगा? भाग्य को सिक्योर करेगा, ठीक है, अपने कर्म को बहुत अच्छा बनाएगा, भाग्य को सिक्योर करेगा, पिता को सिक्योरिटी देता है, बड़े पद में सिक्योरिटी देता है। 10th हाउस को अगर मंगल देखा तो क्या होगा? उसका कार्य अच्छा हो सकता है। अगर मंगल ने 10th हाउस को देखा तो व्यक्ति को अच्छी सरकारी उच्च पद वाली सरकारी सेवा में अच्छा जॉब का ऑफर मिल सकता है, उसकी गवर्नमेंट से लिंकेज हो सकता है। मंगल 11th हाउस में देखेगा तो 11th हाउस को बोलते हैं मित्रों को, मित्रों की सुरक्षा करने वाला होगा। कुछ भी हो जाए, मित्र ने उसको फोन लगाया कि भैया मेरे को 5 लाख चाहिए, पूछेगा नहीं, 5 लाख ट्रांसफर करने के बाद बोलेगा हुआ क्या था बता। समझ आ रहा है? तो मित्र की सुरक्षा करने का कमिटमेंट देता है। मंगल अगर 12th हाउस को देखेगा तो अनजान लोग उसकी सुरक्षा करते हैं, अनजान जगह जाएगा तो उसकी सुरक्षा रहता है। तो सिर्फ मंगल से हमने क्या प्रेडिक्शन किया कि जहां पर मंगल देखेगा, जिस भाव को मंगल देखेगा उस भाव को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। आप चार्ट पर लगा कर देखो, ये लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा क्या करता है? सिक्योरिटी देने का कार्य करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, अब गुरु की दृष्टि क्या करता है? गुरु जिस भी भाव को देखेगा वहां से वृद्धि करता है। ऋषि पाराशर जी बोलते हैं गुरु को क्या बोलते हैं? जोड़ने वाला, वृद्धि करने वाला। समझ में आ रहा है? गठबंधन करने वाला। पंडित जी आते हैं, शादी करवाते हैं, कराते हैं, दो लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में कौन आदमी बीच में आता है? पंडित आदमी, है ना। एक लड़का है, लड़की है, किसने जोड़ा? लाओ वर को लाओ, हाथ लाओ, वधु को हाथ लाओ, दोनों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? गुरु जोड़ने का कारक है। इस बात को समझें। अब गुरु जिस भाव में, जिस भाव को देखेगा, गुरु के एडिशनल एस्पेक्ट की बात करेंगे। गुरु जिस भाव में देखेगा वहां से क्या देखा? ज्ञान देगा, वहां से व्यक्ति को जोड़े रखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां से व्यक्ति को हमेशा जोड़े रखता है। अगर गुरु लगन को देखेगा तो व्यक्ति हमेशा, उसका नेचर ऐसा होगा कि सभी को जोड़कर चलते हैं। हाईली नॉलेजेबल तो होगा ही होगा, लेकिन सभी को जोड़े रखने की उसकी प्रक्रिया रहेगी। इसलिए ऋषि पाराशर जी क्या बोलते हैं कि पंचम में गुरु, नवम में गुरु बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, क्योंकि पंचम का गुरु भी लगन को देख लेता है, नवम का गुरु भी लगन को देख लेता है। और व्यक्ति के अंदर एक बहुत खास बात होती है, वो क्या होता है कि सभी को जोड़कर रखता है। कोई व्यक्ति आ जाए, पड़ोसी, भाई, बंद, है ना, मामा का लड़का, बुआ का लड़का,
है ना, ज्योतिष का मित्र, सभी को कनेक्टिविटी जोड़ कर रखता है, किसी को अलग थलग महसूस नहीं करवाता। ये गुरु की सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है कि सभी को साथ लेकर चलता है। आप बहुत सी बार देखते हो ना, रिश्ते इतने आजकल हल्के हो गए कि भैया 2 लोगों का ग्रुप है, 4 लोगों का ग्रुप है, तो 2 अलग दिखाई देंगे, 2 अलग दिखाई देंगे, मतलब सबको जोड़ने की प्रक्रिया नहीं हो रही, सबको जोड़ने की प्रक्रिया नहीं हो रही, व्यक्ति अलग थलग जा रहा है। लेकिन गुरु के साथ जोड़े रखने की प्रक्रिया होती है। अब गुरु जिस भाव को देखेगा उस भाव से चीजों को जोड़ता है और वहां से ज्ञान वृद्धि करता है। सेकेंड हाउस को गुरु अगर देखेगा तो क्या देगा? सेकेंड हाउस किस चीज का होता है? वित्तीय धन का होता है, कुटुंब का होता है, वहां से नॉलेज बढ़ाएगा। सेकेंड हाउस अर्थव्यवस्था का होता है, अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा ज्ञान बढ़ा देगा और कुटुंब को जोड़कर रखेगा। तृतीय भाव क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बात करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ से लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ेगा, यहाँ से लोगों से जुड़ेगा, फैलेगा नहीं, दोस्ती करेगा, जुड़ेगा और ज्ञान वृद्धि करेगा, उसको खूब नॉलेज, है ना, ऑनलाइन चीजों से मिलेगा। फोर्थ हाउस को गुरु देखेगा तो किससे उसको फायदा होगा? गुरु अपनी माता से, जन्मभूमि से जुड़कर रहता है, माता से, जन्मभूमि से जुड़कर रहने वाला होता है, हिंदू सनातन संस्कृति को अपनाने वाला होता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला होता है। और फोर्थ हाउस जो खेती बाड़ी, है ना, शिक्षा का भाव होता है, बेसिक शिक्षा का बात होता है, संस्कार का बात होता है, तो संस्कार बहुत अच्छे रहेंगे जब गुरु फोर्थ हाउस को देखेगा। पंचम को गुरु देखता है तो व्यक्ति बिल्कुल भगवान की तरह होता है। अगर गुरु पंचम भाव को देख रहा होता है, कहाँ से देखेगा? या तो नवम से बैठेगा तो देखेगा, या लगन से बैठेगा तो देखेगा। पंचम भाव को गुरु देखता है तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान, अथाह सागर है ज्ञान का, खूब नॉलेजेबल, हाईली नॉलेजेबल, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, इस तरह की बात करेगा। और संतान को हमेशा, है ना, कनेक्टिव संतान के साथ रहेगा। छठे भाव को अगर गुरु देखता है तो व्यक्ति का कॉमर्स लाइन में बहुत बड़े रुझान हो सकता है, कंपटीशन, है ना, जो भी आज के जमाने में व्यापार चल रहा है, खूब अच्छा जानकारी लेगा, कॉमर्स का बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो सकता है। और शत्रु वर्ग भी उससे जुड़ जाएंगे, बोले सर हमको आपसे लड़ने में कोई हित नजर नहीं आ रहा है, हम आपसे हार मान चुके हैं। गुरु छठे भाव को देखता है, यहाँ से नहीं देखेगा, यहाँ से देखेगा वैसे, गुरु छठे भाव को देखेगा तो शत्रु पक्ष भी उससे संधि करने वाला होता है कि हम संधि करने के लिए तैयार हैं, हमको लगता है कि हम आपसे नहीं जीत सकते, इतना ताकत होता है गुरु का, समझ रहे हैं? गुरु सप्तम भाव में होगा तो बहुत बढ़िया, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव में बहुत बढ़िया मानी जाती है कि कौन जुड़ेगा, कि चलो पति पत्नी आपस में मिलजुल कर रहेंगे, जुड़कर रहेंगे, सप्तम भाव पति पत्नी का। गुरु अष्टम भाव को देखिएगा तो क्या होगा? व्यक्ति को गुप्त साइंस, गुप्त विद्या से जोड़ेगा, ओकल्ट साइंस से जोड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी से जोड़ेगा। अष्टम भाव में बैठे जाने वाला गुरु, अष्टम को देखे जाने वाला गुरु बड़ा गुप्त चीजों को खोजबीन करता ही रहता है। ऐसा गुरु वक्री हो तो और ज्यादा करता है, वक्री गिरा तो ताकत और बढ़ जाता है। नवम का होगा तो क्या होगा? ज्ञान बहुत होगा, धर्म का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, नीति का ज्ञान, उच्च शिक्षा का ज्ञान, ग्रंथों की बातें, मंत्र बहुत सारे याद होंगे, बहुत अच्छा पंडित आदमी हो सकता है, खूब मंत्र भी याद हो, उसका पूरा ज्ञान भी हो, अच्छा नॉलेज भी हो। वो व्यक्ति जिसको मंत्र भी याद है, जिसको उसका मीनिंग भी याद है और जिसका उसका प्रयोग करना भी याद है, तो ऐसे व्यक्ति गुरु नवम भाव में। ठीक है, टेंथ हाउस में अगर गुरु देखता है तो व्यक्ति बहुत बड़े पद पे जाता है सोसाइटी में और बड़े बड़े लोगों से जुड़कर रहता है, सामाजिक स्तर पे बहुत बड़ा नेता बन सकता है ना, उसको कोई ना कोई पदभार मिल सकता है। 11th हाउस में दोस्तों को जोड़ के रखेगा, ज्ञान हर चीज का थोड़ा थोड़ा होगा, हर चीज का ज्ञान उसको होगा। आप कॉमर्स की बात करवा लो, मैथमेटिक्स की बात करवा लो, फिजिक्स की बात करवा लो, एस्ट्रोलॉजी की बात करवा लो, हर चीजों का ज्ञान होता है। गुरु का दृष्टि 11th हाउस पे हो जाना हर चीजों का ज्ञान देता है। पंचम भाव में गुरु देखेगा ना सप्तम दृष्टि 11th हाउस को, तो दे सकता है। तृतीय भाव में गुरु 9th हाउस से 9th दृष्टि से देख सकता है, यहाँ से भी दे सकता है, सप्तम भाव से भी दे सकता है। ठीक है, 12th हाउस में अगर गुरु होगा तो बाहरी चीजों का, विदेशी चीजों का, अनजान चीजों का, अनजान एरियो का खूब ज्ञान देता है, खूब नॉलेज देता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है और जोड़ के रखता है बाहरी लोगों से, अनजान लोग उसके बहुत स्टूडेंट बन जाएंगे अगर गुरु को 12th हाउस। और 12th हाउस को मान लो गुरु अष्टम बैठा है, 12th हाउस को देखेगा, अनजान आदमी, अनजान आदमी उसके लिए क्या होगा? मसीहा होगा, बोले वाह हम आपको ढूंढ रहे थे, जान पहचान नहीं था, मिले कहीं से भी, वो आदमी मसीहा बन के निकला, उसका बहुत मदद करता है, जोड़कर रखता है, उससे गठबंधन बहुत बढ़िया हो जाता है। चीजें क्लियर है? अब बात करेंगे लास्ट शनि का एस्पेक्ट, शनि की दृष्टि से प्रिडिक्शन कैसे करोगे? तो मंगल का दृष्टि ने क्या दिया था जीवन में? सिक्योरिटी। आपको अगर मंगल की बात करेंगे तो क्या होगा? सिक्योरिटी देता है। अगर मैं बात करूंगा गुरु का, ठीक है, तो गुरु की दृष्टि क्या देता है? ज्ञान और जोड़ने की परंपरा। और अब बात करेंगे सेटन, तो सेटन की दृष्टि क्या देता है? धन आगमन। आप बोलोगे राहुल सर ये क्या बात कर रहे हो, हमने तो सुना था कि शनि की दृष्टि बुरी होती है। हाँ, बुरा वही होता है जहां से व्यक्ति धन कमाने के बाद जहां से सोचा वहीं से आदमी को पड़ती गालियां, अब बेकार आदमी है, पैसा कमाने का सोच रखता है,
जहां जहां व्यक्ति ने धन कमाने की चाह रखी, वहां वहां व्यक्ति उसको बोलता है कि ये तो बुरा आदमी है। अगर जिस आदमी ने धन कमाने की चाह नहीं रखी, वो क्या है? भगवान है। वो क्या होता है? भगवान है। तो हम अपने करियर में, आप अगर किसी भी फील्ड में अपना करियर कर रहे हो, उस फील्ड में आपको सभी लोग कभी भगवान नहीं मान सकते। इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि आपका धन का लेन देन हुआ है, और धन का लेन देन होगा तो क्या होता है? आदमी बुरा बनता है, किसी न किसी के लिए तो बन ही जाता है, क्योंकि धन आदमी से जाता है ना, तो बड़ा कष्ट होता है, समझ में आ रहा है? तो बुराई उससे निकल जाती है। अब शनि की दृष्टि, इसको अलग तरह समझेंगे। शनि जहां देखेगा वहां से धन देगा। शनि लगन को देगा, लगन को देखेगा तो व्यक्ति अपने उसकी योग्यता से धन निकालेगा। सेकेंड हाउस को शनि देखेगा, कुटुंब से धन निकालेगा। थर्ड हाउस शनि देखेगा तो ऑनलाइन कार्य से धन निकालेगा। फोर्थ हाउस को शनि देखेगा तो खेती बाड़ी जमीन प्रॉपर्टी से धन निकालेगा। पंचम भाव को शनि देखेगा, एस्ट्रोलॉजी से ज्ञान के माध्यम से कथा प्रवचन करके धन निकालेगा। छठे भाव को शनि देखेगा, व्यक्ति इतना मेहनत करेगा, इतनी कंपटीशन करेगा कि वो व्यक्ति हार मानता ही नहीं है, अपने कर्म पथ पे दृढ़ संकल्पित रहता है। संकल्पित रहने वाला, बहुत मेहनत करे, उसको एक ही लक्ष्य है कि मैं मेहनत करूंगा। सप्तम भाव को शनि देखेगा तो व्यापार से धन निकालेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अष्टम भाव को शनि देखेगा तो व्यक्ति को गुप्त चीजों से, तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, रिसर्च, रेमेडी, शोध, पीएचडी, इन चीजों से व्यक्ति धन निकालेगा। नाइन्थ हाउस को शनि देखेगा तो धर्म के कार्यों से धन निकालेगा। एस्ट्रोलॉजी से, ज्ञान से, नॉलेज से, शिक्षा से, उच्च कर्म से व्यक्ति को धन मिलता है। टेंथ हाउस को देखेगा तो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है, अच्छी कंपनी में जॉब कर सकता है, अच्छी नौकरी कर सकता है। टेंथ हाउस का जब भी शनि टेंथ हाउस को देखता है तो व्यक्ति को अनुशासित बहुत बनाता है, बहुत अनुशासित बनाता है। और आपसे कोई पूछे कि व्यापारी वर्ग ज्यादा अनुशासित होते हैं कि नौकरी वाले, स्वाभाविक सी बात है कि नौकरी वाले बहुत अनुशासित होते हैं, है ना। 9 AM to 6 PM बिल्कुल उन लोगों का ड्यूटी होता है। व्यापारी आदमी तो 9:30 बजे दुकान भी खोल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? 11th हाउस को शनि देखेगा तो आदमी का क्या बनता है? पैसिव इनकम, पेंशन वाली इनकम हो गया, रेंटल इनकम हो गया, कोई ना कोई ऐसी इनकम होगा जो उसका अनादर सोर्स ऑफ इनकम होगा, और आराम से 20-30-40 हजार महीना अनादर सोर्स ऑफ इनकम से कमाता होगा। पैसिव इनकम होगा, किराए पे कोई बिल्डिंग चढ़ गया है, खेती बाड़ी है, साल का 5 लाख का माल आता है, पैसिव इनकम है। अगर शनि 11th हाउस को देख लिया और शनि 12th हाउस को देख लिया तो व्यक्ति को विदेश से धन देता है। सीधी सी बात यह है। आज सिर्फ दृष्टि की बात कर लिया अपन ने कि जो ग्रह, अब कौन सी राशि में कौन से ग्रह से, किन ग्रहों के साथ है, क्या है, बहुत सारी बातें एडिशनल हो सकता है, लेकिन आपको ज्योतिष को बिल्कुल फंडामेंटल ज्ञान भी है, छोटा सा भी आपको ज्ञान, और इतना सा कुछ भी ज्ञान नहीं है। सिर्फ आप आज की क्लास से दृष्टि अगर सीख लेते हो यहाँ से, तो आपको ये पता चल जाए कि दृष्टि कहाँ का होता है। नहीं पता चला, ठीक है, पर आपको आपको प्रिडिक्शन करना है, तो मंगल की दृष्टि जहां पे होगा वहां से सिक्योरिटी देगा, 100% आपको सुरक्षा दे सकता है, ठीक है। गुरु की दृष्टि आपको जोड़कर रखेगा, ज्ञान नॉलेज खूब देगा, और शनि की दृष्टि आपको धन देगा। तो कल प्रिडिक्शन करना चालू कर दो, और आपसे आप कहीं फंस जाओ कि मैं किस जगह से धन कमा सकता हूँ। बड़े प्रश्न आते हैं कि कौन सी जगह से मैं धन कमा सकता हूँ, क्या ऐसा कोई स्पेस है, ऐसा कोई जगह है। हमने केपी देख लिया, वैदिक देख लिया, नाड़ी देख लिया, भृगुनंदी नाड़ी, चंद्रग्रह नाड़ी, जैमिनी ज्योतिष, सब कुछ देख लिया, लेकिन आखिर में जाके एक भी बात समझ में नहीं आ रहा है कि यार मेरा करियर का फील्ड क्या होगा। और ले दे के बाद एक ही आता है कि पैसा कहाँ से कमाऊंगा। जब सब रास्ते खत्म हो जाए तब आप राहुल सर का एक रास्ता पकड़ लेना कि शनि ने जिस भाव को देखा उस भाव को यार पकड़ लो एक बार। शनि जहां देखता है वहां से धन देता है। ऋषि पाराशर जी क्या है? अच्छे आदमी। क्या बोलते हैं? शनि की दो राशि होती है, एक राशि कुंभ राशि जिसमें शनि मूल त्रिकोणी होता है, और कुंभ को बोलते हैं धन से भरा हुआ घड़ा, धन का घड़ा है। शनि के पास पैसा है, मंगल के पास सिक्योरिटी है, और गुरु के पास ज्ञान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप राहुल सर से क्लास पढ़ रहे हो तो आप मुझसे क्या मांगोगे? पैसा मांगोगे? राहुल तो पैसा कैसे दे सकता है ना। सिक्योरिटी मांगो, मैं क्या सिक्योरिटी दूंगा? आप मांगोगे ज्ञान, कैसा नॉलेज चाहिए। गुरु क्या देता है? जोड़ कर रखने की बात करेगा और नॉलेज देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शनि क्या करता है? पैसा देता है। पैसा क्या देगा? पैसा। मंगल क्या देता है? सिक्योरिटी, सुरक्षा देगा। खासकर कहाँ पे सुरक्षा? जहां पर आपके जिस भाव को लेकर होगा उस भाव को लेकर बहुत सुरक्षा करता है, खासकर उस फैमिली मेंबर्स को लेकर। पंचम को देखेगा तो संतान की सुरक्षा बहुत करेगा। नवम को देखेगा तो पिता की सुरक्षा बहुत करता है। अष्टम को देखेगा, अचानक दुर्घटना से कभी व्यक्ति का
कुछ भी नहीं हो सकता है, प्लेन क्रैश वगैरह ऐसी स्थिति में शनि मंगल जिसका अष्टम भाव को देख रहा होगा वो व्यक्ति निकल के भाग गया होगा, उस पहले से या तो पहुंचा ही नहीं होगा या फिर है ना रुक गया होगा। अष्टम का मंगल अपने 4th और 8th एस्पेक्ट से देख लें व्यक्ति के जीवन में, इस तरह के हादसे आमतौर पे कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होने वाला है। चीजें क्लियर है? तो सिर्फ दृष्टि के माध्यम से अपन यहाँ पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अब हमारा टॉपिक आज रेमेडीज का भी है, मैं आपको रेमेडीज भी समझा देता हूँ। ठीक है, दृष्टि से आपने फलित कर लिया, अब मैं आपको इसी दृष्टि के माध्यम से रेमेडीज सिखा दूंगा कि आप किसी कुंडली को लेकर प्रिडिक्शन भी कर सकते हो और रेमेडीज भी कर सकते हो। या तो अब रेमेडीज की बात करेंगे। 4 तरह के त्रिकोण होते हैं। कौन से त्रिकोण होते हैं? धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। ये चारों त्रिकोण चारों भाव से बटे हुए हैं, है ना। इसको बोलते हैं धर्म त्रिकोण। 1, 5, 9 को धर्म, लाल कलर पे लिख दिया मैंने धर्म। ठीक है, मैं लिखता हूँ नीले कलर पे अर्थ। 2, 6, 10 इसको बोलते हैं अर्थ। यहाँ से अपन देखेंगे पैसा। इसके बाद बात करते हैं 3, 7, 11 यहाँ से अपन देखते हैं काम। यहाँ से अपन अपनी इच्छा पूर्ति की बात देखते हैं। ये इच्छा शक्ति का, ये इच्छा पूर्ति का, और ये किसका? फीमेल का या आपके अपोजिट सेक्स का पार्टनर का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, और आखिरी आता है 4, 8, 12 जिसको अपन बोलते हैं है ना मोक्ष त्रिकोण। ये 4, 8 और 12 इसको बोलते हैं कि मोक्ष हो गया, व्यक्ति ने सब कुछ त्याग दिया है, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया, इसको बोलते हैं शुद्ध रूप से सेक्रीफाइस। अब आपको जब भी जन्म कुंडली में धन की बात करना हो, एक एंगल तो बता दिया मैंने कैसे देख सकते हो। जब भी आपको जन्म कुंडली में धन की बात करना हो तो आप क्या देखोगे? अर्थ त्रिकोण की बात करोगे, सारी बातें भूल जाओगे। क्या करोगे? 2, 6, 10 बस इसको पकड़ लो, धन की बात हो जाएगा। जब भी आपको लगता है कि मुझे व्यक्ति की शिक्षा के बारे में बात करना है, 1, 5, 9 मोटे तौर पर शिक्षा सारी बता देगा। 2, 6, 10 मोटे तौर पे धन की सारी बातें बता देगा। ये धन का आगमन, कितना मेहनत करोगे और कितना बचा लोगे। सेकेंड हाउस कितना बचा लोगे। 10th हाउस पैसा कहाँ से कमाओगे। छठा भाव उस पैसे में कमाने में मेहनत कितना करोगे। तीनों बातें, तीनों भाव अलग अलग रोल प्ले करता है। आपको मैं गहराई समझाऊंगा क्लास में, यहाँ पे एज डेमो के रूप में बता देता हूँ। 10th हाउस आपका क्या है? क्षेत्र कौन सा है? कुछ कैरियर मिल गया, उस क्षेत्र में कितना मेहनत करोगे, दिन रात मेहनत करोगे, बहुत दम से मेहनत करोगे, खूब अपना काम दोगे। क्षेत्र और मेहनत के बाद उस क्षेत्र से कितना पैसा सेविंग आपके पास, तरल अमाउंट, तरल लिक्विड अमाउंट कितना रहेगा, कैश कितना रहेगा, नगद कितना रहेगा। तो ये अपन सेविंग से देखते हैं, तीनों की अलग अलग बातें। चलिए, अब मुझे किसी जन्म कुंडली में देखना है कि कौन सा व्यक्ति का धर्म कैसा होगा। धर्म को बोलते हैं व्यक्ति हाईली नॉलेजेबल, हाईली नॉलेजेबल अच्छा आदमी है, शिक्षा कारक है, पढ़ा लिखा, समझदार, ऋषि पराशर जैसा उच्च स्तरीय ज्ञानी, त्रिकालदर्शी। किस व्यक्ति का धर्म मतलब उसका ज्ञान नॉलेज अल्टीमेट होता है, ज्योतिष कार्य कर सकता है ना, बहुत ज्ञानी भी होता है और बहुत बुद्धिमान भी होता है। तो क्या बोलेंगे? या तो जन्म कुंडली में 1, 5, 9 भाव को रीड करें। 1, 5, 9 भाव को रीड कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, अभी नियम बताया था ना कि अगर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहा है तो ये भाव अच्छे हो रहे हैं। ध्यान देना, कोई शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहा है, ये भाव अच्छे हो रहे हैं। अगर 2 पापी ग्रहों ने दृष्टि डाल दिया, 2 पापी ग्रहों ने दृष्टि डाल दिया या बैठ गए तो ये भाव बुरे हो गए। किसी भी एक भाव में, मान लो यहाँ पे पंचम में मंगल बैठा हुआ है, ठीक है, और शनि 3rd हाउस में बैठ गया, शनि ने तीसरी दृष्टि डाल दिया, मंगल यहाँ बैठा हुआ था, मतलब पंचम भाव पीड़ित हो गया। ठीक है, अगर पंचम भाव पीड़ित हो गया, नवम भी पीड़ित हो जाए तो हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि अब व्यक्ति का शिक्षा इतना अच्छे से नहीं होने वाला है, जितना है सोच रहा है उतना अच्छा शिक्षा नहीं होगा, उतना उसका अच्छा नॉलेज नहीं हो सकता है। चीजें क्लियर है? चलिए, तो आपको कैसे रीड करना है? 1, 5, 9। सबसे पहली स्थिति है कि भैया यहाँ पे या तो कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, लगन चार्ट से सारी बात करना है ना, अपन को चलित चार्ट लगाना है ना केपी चार्ट लगाना है। यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो 2 पापी ग्रह भैया नहीं बैठना चाहिए, तो ये आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा धर्म त्रिकोण। ठीक है, दूसरा, धर्म त्रिकोण के कारक ग्रह होते हैं सूर्य और जुपिटर, धर्म त्रिकोण के कारक ग्रह होते हैं। जन्म कुंडली में आप किसी भी पद्धति से ज्योतिष को रीड करते हो, मुझे नहीं पता कैसे रीड करते हो, लेकिन मैंने आपको कल एक सूत्र बताया था जो आज भी उसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दूंगा कि 2 पापी ग्रह अगर सूर्य को देखें, सूर्य के आसपास पापी पापी ग्रह हो, ठीक है, या फिर सूर्य नीच राशि में हो, डेबिलेटेड हो और 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो सूर्य खराब रिजल्ट देगा। ठीक है, इसी तरह से उल्टा ले लो कि 2 शुभ ग्रह, 2 है ना, 2 शुभ ग्रह सूर्य को आसपास बैठे हुए हों, है ना, शुभ कत्र में हो, 2 शुभ ग्रह सूर्य को देख रहे हो और सूर्य उच्च का भी हो या अच्छी पोजीशन में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देगा।
ये सिंपल सी इतनी सी बात करना, इतना आपको करना पड़ेगा। सेम एज इट इज बात करेंगे गुरु को लेकर। अगर ऐसी स्थिति आपको बनता है, सूर्य और गुरु दोनों बढ़िया आता है, तो हम क्या बोलेंगे, व्यक्ति का शिक्षा बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति का ज्ञान बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति का नॉलेज बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति बहुत गहराई सोचता होगा, और वो व्यक्ति बहुत ईमानदार, सत्यनिष्ठ, और है ना, बहुत इसको ऐसा बोल सकते हैं कि पूरी तरह से ईमानदारी अपने काम में रखता है, लॉयल व्यक्ति है। क्या है? लॉयल। ऋषि पारशर जी क्या बोलते हैं? दो ग्रह ज्योतिष में कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। दो ग्रह ज्योतिष में कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। सूर्य हमेशा सत्य बोलता है, गुरु हमेशा सत्य बोलता है, बाकी सभी ग्रह झूठ बोल सकते हैं। बाकी सभी ग्रह कहीं ना कहीं झूठे, यहाँ तक केतु भी झूठा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं केतु भी हिडन सिक्योरिटी राज छुपा के रख सकता है, झूठ बोल सकता है, उसको झूठ दिख सकता है। जबकि अपन केतु को हनुमान बोल रहे हैं, आगे ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि राहुल सर क्या बात कर रहे हो, हनुमान जी क्यों झूठ बोलते हैं, ऐसा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सप्लेन करूंगा। तो दो ग्रह हमेशा सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, राम और विष्णु। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुरु का विष्णु बोल सकते हो, भगवान बोल सकते हो, जो भगवान के लेवल पर हो, जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, है ना, आदि आदि। तो ऐसे आपको देखना है कि सूर्य और गुरु पीड़ित नहीं होगा तो हमारा ज्ञान, हमारी शिक्षा और हमारी नीति, सत्यता की बात करने वाला, किसी भी व्यक्ति के साथ लॉयल रहने वाला, ईमानदार आदमी यार, बेईमान नहीं है। जो उसने बोला वो काम करेगा। उसने बोला कि मैं पैसे लगे पढ़ाऊंगा तो पढ़ाएगा, वो भागेगा नहीं। ये पक्की बात है, फैक्ट है कि वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है। कुछ भी हो जाएगा, बेईमानी नहीं करेगा, जो बोलेगा वो करके दिखाएगा। इसको बोलते हैं रघुकुल नीति। सूर्य से क्या बोलते हैं? वचनबद्धता। सूर्य क्या बोलते हैं? वचनबद्धता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, जिस व्यक्ति का चंद्रमा और बुध बहुत अच्छा हो, या फिर 2 6 10, 2 6 10, 2 6 10 पीड़ित नहीं होना चाहिए, या फिर चंद्रमा और बुध पीड़ित नहीं होना चाहिए। पीड़ित का मतलब ये पापी पापी ग्रह देखें, आसपास पापी पापी ग्रह हो, माहौल खराब हो, नीच के हो, आदि आदि, तो पीड़ित हो जाता है मोटे तौर पे। चंद्रमा और बुध अगर किसी भी जन्म कुंडली में पीड़ित नहीं होता है तो क्या रिजल्ट आएगा? व्यक्ति मनी माइंडेड होता है। व्यक्ति मनी माइंडेड होता है ना, समझ लेना। ठीक है, व्यक्ति मनी माइंडेड होता है, उसका दिमाग बहुत शार्पली काम करता है, उसका उसका बिजनेस माइंडेड बहुत ज्यादा है, उसका इन्वेस्टमेंट बहुत सही जाता है। सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा आपके क्या है? आपके हाथों में, आपके बैंक में रहने वाला कैश है, नगद। चंद्रमा क्या बोलते हैं? नगद पैसा कितना है। ऐसे बहुत सारे करोड़पति दिखेंगे आपको कि भैया करोड़ों की जमीनें पड़ी है, नगद कितना है? कि साहब नगद तो 5 लाख भी नहीं है, लेकिन खेत पड़ा है 5 करोड़ का भी लिया था, पैसे फंस गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जिसके पास नगद हो, कैश हो, है ना, कैश फ्लो बहुत बढ़िया होता है, तो हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत बढ़िया होता है कि व्यक्ति के पास नगद है यार। नगद वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है कि वो जब चाहे जो कार्य कर सकता है, और हमेशा उसके पास पैसा तरलता के साथ दौड़ता रहता है। तो चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए। बुध मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी मैनेजमेंट कर रहे हो, हर तरह का वित्तीय मैनेजमेंट, कि आपने 10 लाख रुपए एसआईपी में लगाया, आपने 10 लाख का एफडी किया, आपने 10 लाख का प्रॉपर्टी लिया, आपने 10 लाख का सोना लिया, आपने 10 लाख का चांदी लिया, ये इसको बोलते हैं मल्टीपल जगह इन्वेस्टमेंट किया। अरे एक जगह फेल होगा, 2 जगह फेल होगा, 3 जगह फेल होगा, 4 जगह फेल होगा, 5ों जगह आदमी थोड़ी फेल होता है। अलग अलग चीजों में व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने वाला होता है। उसको बोलते हैं कि भैया मरकरी बहुत शानदार है, जन्म कुंडली में देखने का आवश्यकता ही नहीं है। जिस व्यक्ति का बुध खराब होता है वो अपना एक ही पैसा एक ही जगह लगा देता है, एक ही जगह पैसा लगा देता है। इसको मतलब मान लो कि भैया किस्मत होगा तो बहुत बढ़िया निकल जाएगा, और अगर साथ नहीं दिया बुध ने तो जय श्री राम, कुछ भी करने की आवश्यकता फिर नहीं है। तो बुध और चंद्रमा अगर हमारे जन्म कुंडली में अच्छे होते हैं, व्यक्ति धनवान होता है। व्यक्ति क्या होता है? धनवान होता है। व्यक्ति के पास पैसा बहुत रहेगा, व्यक्ति बहुत अच्छी प्लानिंग से, मतलब बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति को सिर्फ 20 लाख रुपए दिया और व्यक्ति को 50 लाख रुपए दिया, ये 20 लाख रुपए वाला अगर जिसका बुध और चंद्रमा बहुत बढ़िया है, ये 20 लाख के 50 लाख करके बता देगा। और जिस व्यक्ति का बुध और चंद्रमा खराब है, उसको 50 लाख दिया था, वो समय दूर नहीं है कि 50 लाख के 20 लाख रुपए कर दे। सिर्फ इतना सा फर्क, सिर्फ 2 ग्रह पीड़ित हैं, आप मानकर चलो कि 20 के 50 कर देगा कुछ ही सालों में, ये 50 के 20 तक पहुंचा देगा कुछ ही सालों में। अब ये कैसे होगा? सिर्फ 2 ही ग्रह से, अन्य कोई भी ग्रह हथेली नहीं लगाता। आप बोलोगे कोई ग्रह हथेली लगा रहा है, कोई भी नहीं लगा रहा है। चंद्रमा पीड़ित, बुध पीड़ित, 100%। आप पैसा नहीं बचा सकते, आपको पैसे का प्लानिंग करते नहीं आता है। चीजें क्लियर है? अभी उपाय बताऊंगा, अभी परेशानी बता रहा हूँ, उपाय बताऊंगा। समझ में आया? अब बात करेंगे कि हमारी भौतिक इच्छा की जीवन की पूर्ति होगा। तो शनि, राहु को बोलते हैं, और विनाश और मंगल।
मंगल को बोलते हैं काम ऊर्जा का कारक है, काम ऊर्जा। मंगल के पास बहुत मजबूत तरह से काम ऊर्जा है, मतलब एक शुद्ध ऊर्जा का कारक है। शुक्र को बोलते हैं कामुक, है ना, काम वासना ही बोलते हैं, काम बोल सकते हैं। राहु को बोलते हैं कामना को बढ़ाना, कामना को फैलाना। और शनि भी काम का कारक है। ये चारों ग्रह आप भी मानकर चले कि आपके जीवन की मनोकामना, है ना, ऐश्वर्य, आपको अच्छा लग्जरी लाइफ मिले, अच्छी चीजें मिले, तो ये सारी चीजें में शनि, शुक्र, मंगल और राहु का योगदान होना चाहिए। स्पेशली सैटर्न और राहु जितने प्रभावशाली, और विनस जितने प्रभावशाली रहेंगे, आपका भौतिक जीवन में जो भी रस चल रहा है ना, सबकी इच्छा पूर्ति करवा देगा कि मुझे तो भैया मुंबई में जाके 4 करोड़ का फ्लैट खरीदना है, वहां पे मस्त रहेंगे। नहीं नहीं यार, हमारा सपना दुबई में जाके 10 करोड़ का फ्लैट खरीदना है, मस्त वहां पे रहेंगे। मतलब हर तरह की जो लग्जरी लाइफ को जो इंजॉय व्यक्ति करता है, किसके माध्यम से करता है? शनि, राहु और शुक्र। मतलब अत्यधिक पैसे कमाने का कारक कौन है? चंद्र और बुध पैसे का मैनेजमेंट करने का कारक था। ध्यान देना, वित्तीय मैनेजमेंट करने का कारक है। लेकिन इच्छा पूर्ति करने वाले ग्रह कौन से? शनि, राहु और शुक्र। और इच्छा पूर्ति कम करता है जब आपकी इनकम गजब की हो, आप इतना पैसा कमाओ कि आपकी हर तरह की इच्छा पूर्ति हो। तो शनि मजबूत होना चाहिए, राहु मजबूत होना चाहिए, शुक्र मजबूत होना चाहिए। इन तीनों में से जो भी ग्रह मजबूत होगा, अगर एक या दो ग्रह भी मजबूत हो जाए तो बहुत बढ़िया व्यक्ति का इच्छा पूर्ति होता है। चाहे शुक्र मजबूत हो जाए, राहु मजबूत हो जाए, तो व्यक्ति का बहुत बढ़िया इच्छा शक्ति पूरी पूर्ति होता है। थोड़ा सा एक अलग व्यू दूंगा आपको इसको समझने के लिए। मैं आपको धारणाओं से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। क्लास में मेरे को पढ़ाने के लिए मेरे को लगता है 5 घंटे ही कम पड़ेंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं सारी बातें बता दूं। तो धारणाओं से कनेक्ट करना चाहूंगा कि सूर्य को बोलते हैं, है ना, कि भाई धर्म का कारक है, राम का कारक है, भगवान का कारक है। ठीक है। शनि और राहु को बोलते हैं कर्म का कारक है, कर्म का कारक है। आपको एक बात पता है कि राम तक जाने का जो रास्ता है, ये सेटन और राहु है। भैया व्यक्ति वो शांति से राम का नाम कब ले सकता है? व्यक्ति वो शांति से राम का नाम कब ले सकता है? कि जब वो व्यक्ति इस पोजीशन पे आ जाए कि अब मुझे पैसे कमाने का कोई टेंशन नहीं है, मेरी लाइफ सेटल्ड है, मेरे को पेंशन से, रेंटल्स है, यहाँ से वहां से बहुत सारी इनकम होता है। इसको क्या बोलते हैं? शनि करम, मतलब पैसिव इनकम। ऐसी इनकम जो आपको लगातार चलता ही रहेगा, पैसिव इनकम देता है शनि राहु। शनि राहु कहाँ पे? हाँ, इन दोनों की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? कुंभ राशि। कुंभ राशि धन से भरा हुआ घड़ा। इनों की राशि कौन सी है? शनि की भी मूल त्रिकोणी और राहु की भी मूल त्रिकोणी, अन्य किसी ग्रह की मूल त्रिकोणी नहीं है। तो जब आप सोचिए कि जब हमारी एक पैसिव इनकम चालू हो जाती है, तो व्यक्ति एक चीज से मुक्त हुआ कि पैसे कमाने से मुक्त हो गए। एक बात बहुत स्पष्ट है कि आने वाले टाइम पे हमको पैसे को लेकर रग रग चिक चिक नहीं करना पड़ेगा। मतलब पैसा इतना है कि हमारी 4 पीढ़ी भी बैठ के खाए तो भी नहीं खत्म होगा। मतलब इतना पैसिव इनकम चालू हो चुका है। चीजें क्लियर है? जब व्यक्ति का इस तरह की भावना क्रिएट हो जाती है, आपको पता है, जब शनि और राहु व्यक्ति के जन्म कुंडली में मजबूत हो जाते हैं, तो व्यक्ति ने भौतिक सुखों की प्राप्ति कर ली। और भौतिक सुखों की प्राप्ति कर लिया और बस अब वो पार हो गया तो जाके उसको सूर्य मिलेगा। आपको पता है, एक गरीब आदमी, अच्छा थोड़ा सा और गहराई समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब का मोक्ष नहीं हो सकता, अमीर का मोक्ष हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको धारणा बता रहा हूँ कि एक गरीब आदमी है, ठीक है, एक अमीर आदमी है ना। आप समझिए कि एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है। अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति को चिंता नहीं है पैसे का, रोज का टेंशन नहीं है। जब रोज का ही टेंशन नहीं है तो वो स्पिरिचुअलिटी से, योग में, मेडिटेशन में, साइंस में, आध्यात्म में खोजबीन कर सकता है कि इतना आपके पास दिन भर समय है कि आप इतना घंटा लगा दो तो आपको खाने का, रोटी का, फैमिली का टेंशन नहीं है। एक गरीब आदमी है जिसको पता है कि अगर आज मैं मजदूरी करने नहीं जाऊंगा ना तो मेरे घर का पालन पोषण नहीं होगा, अगर मैंने 10 दिन तक 20,000 रुपये नहीं कमाया तो बच्चों की फीस नहीं भर पाऊंगा, दिक्कत आएगा। वो व्यक्ति जीवन में क्या, स्पिरिचुअलिटी में, ज्ञान में, ज्योतिष में, वो बेचारा इसकी तरफ आंख उठा के देख भी नहीं सकता। बोले मैं कैसे देखूं यार, मैं कैसे देखूं कि मेरे रोज के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। ध्यान दिए चीजों को लेकर कि जिस व्यक्ति का सेटन और राहु मजबूत होता है, उस व्यक्ति की मोक्ष की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो एक स्टेज पर है कि इस भौतिक जीवन से निकलकर, पूर्ण होकर व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में जा सकता है। लेकिन जो आदमी गरीब है ना, उसकी मोक्ष की संभावनाएं उतनी कम है। इस बात को ध्यान रखना, जो आदमी गरीब है उस व्यक्ति की मोक्ष की संभावना उतनी कम है, क्योंकि उसको जीवन में कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं स्पिरिचुअलिटी में जाऊं, मैं ज्योतिष को पढ़ूं, मैं ज्योतिष में सेवा करूं, ज्ञान करूं, मेडिटेशन करूं। उसका बेचारा एक ही काम है, मजदूरी करूं, पैसे कमाना है, फीस भरना है, बीमारी में पैसा लग गया, वहां पैसा लग गया,
दिन भर व्यक्ति क्या रहता है, टेंशन में। समझ में नहीं आ रहा है? तो गरीब आदमी कभी भी मोक्ष की ओर अग्रसर बेसिकली नहीं होता है, आमतौर पे नहीं होता है, क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं होता। आपको कभी पता है भारत के अंदर इतने सारे अवतार हुए हैं, लगभग सारे अवतार बड़े अमीर थे। भगवान श्री राम खानदानी रईस, भगवान श्री कृष्ण खानदानी अमीर, है ना। गौतम बुद्ध की बात करेंगे, बहुत धनवान व्यक्ति है। समझ में नहीं आ रहा है? ये जितने भी जिन्होंने भी स्पिरिचुअलिटी को खोजा है, आध्यात्म को खोजा है, ज्ञान को खोजा है, ये आदमी गरीब नहीं था। स्वामी विवेकानंद बहुत गरीब व्यक्ति, ओशो जिसकी हम बात करें, रजनीश ओशो बहुत अमीर व्यक्ति था। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसकी भी हम बात कर रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत अमीर थे अपने घर से, गरीब आदमी नहीं था। वही आदमी स्पिरिचुअलिटी को खोज पाया है। इस बात को समझना। कनेक्ट करवाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि शनि, राहु या फिर शुक्र से अगर व्यक्ति पार हो जाए तो व्यक्ति काम से भी पार हो जाए और व्यक्ति मोक्ष से भी पार हो जाए। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात ऋषि पाराशर जी बहुत अच्छे आदमी है। क्या बोलते हैं कि शनि और शुक्र का गुरु दोनों, शनि और राहु गुरु होता है शुक्र, और शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो काम को भी पार करवाएगा। शुक्र तुला राशि में मुख्य ग्रह है, काम को भी पार करवाएगा। और यही शुक्र 12th हाउस का उच्च कारक ग्रह है। 12th हाउस में शुक्र ही उच्च का होता है। ये गुरु नीचे आ गया, है ना, सूर्य कोई मतलब नहीं है, सारे ग्रह शुक्र के आगे नतमस्तक है। शुक्र 12th हाउस में मोक्ष का भी कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, अनंत ज्ञान का कारक है, डीप नॉलेज का कारक है, ज्योतिष का कारक है, ज्ञान का कारक है, समुद्र मंथन का कारक है। कौन है कारक? वेनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शुक्र। आपको कभी अनुभव किया कि आप कभी गरीब रहो, कभी गरीब रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ पैसे वाले रहे होंगे, लेकिन कभी आपने जीवन में कभी गरीबी देखा होगा और फिर आपने उसी समय जीवन में कभी अमीरी देखा, ठीक है। तो गरीब आदमी के पास ज्ञान नहीं होता, गरीब आदमी के पास ज्ञान नहीं होता है। अमीर आदमी छोटी सी बात बोलना कि बहुत बढ़िया, तो उसको बोलते देखा कितनी बढ़िया बात बोला। अमीर आदमी के पास ज्ञान, है ना, ऐसे भाग भाग के आता है कि उसके एक शब्द ही ज्ञान हो जाते हैं। क्योंकि बहुत रीच आदमी एक शब्द भी, एक एक वाक्य भी बोल देता है तो उसके मायने बहुत बढ़ जाते हैं। ध्यान देना कि अमीरों के अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। आशीर्वाद है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऋषि पाराशर जी बोल रहे हैं। तो काम त्रिकोण किसका मजबूत होता है? जब राहु, शनि और शुक्र से व्यक्ति पार हो जाए तो ये लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। इसी को कर्म पथ बोलते हैं। इसी के कारण अपन दुनिया में आए। किसके कारण दुनिया में आए? राहु के कारण दुनिया में आए हो। कौन है कर्म पथ? शनि हमारा कर्म पथ है। और कौन है भौतिक जीवन? शुक्र हमारा भौतिक जीवन है। ये सारे ग्रह ऊपरी बातें हो जाती है भैया, सारे ग्रह ऊपरी बातें हो जाती है। जब व्यक्ति के जीवन में टाइम आता है ना, तो राहु आपके प्रारब्ध कर्मास, शनि आपकी जन्म कर्मास और शुक्र आपका भौतिक जीवन है। और आप इन तीनों से पूर्ण हो गए, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो। और इन्हीं चीजों से पूर्ण होना पड़ेगा। आप इन चीजों से भागे तो भैया आप बहुत बड़े अभागे व्यक्ति हो। इन चीजों से आप भाग नहीं सकते। इन चीजों से या तो मुक्त हो जाइए, या इन चीजों के आगे सरेंडर कर लीजिए, या इन चीजों को पूर्ण रूप से जी लीजिए। वही दिन आपका होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये काम वाला जो मैं बात कर रहा हूँ ना, 3-7 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, ये चारों ग्रह। चीजें क्लियर है? लास्ट आता है केतु। केतु होता है मोक्ष का कारक, संपूर्ण समाधान का कारक। मैं अभी एक बात बोला था कि सभी ग्रह झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सूर्य और गुरु कभी झूठ नहीं बोलता। आप बोलोगे राहुल से केतु कैसे झूठ बोल सकता है? केतु झूठ बोलता है। केतु क्या बोलते हैं रामायण ज्योतिष में कि राहु तो रावण है, वो तो चलो खैर झूठ बोलेगा, उसका तो काम यही है। लेकिन केतु क्या है? हनुमान है। हनुमान झूठ बोल सकते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है कि नहीं नहीं सर, हनुमान जी झूठ कैसे बोल सकते हैं? हनुमान जी देवता आदमी, देवताओं के देवता, भक्त के भक्त, भगवान के भक्त, है ना, बहुत बड़ा आदमी है, वो झूठ कैसे बोल सकता है? एक प्रसंग आया था कि राम जी ने जिज्ञासावश पूछ लिया कि यार मैं तो 14 साल का वनवास हूँ, वन में नहीं जा सकता, तो माता सीता तुम, आ, जानकी तुम वहां पे अशोक वाटिका में रही हो, तो मुझे ये बताओ कि अशोक वाटिका कैसी थी, और हनुमान तुम भी बताओ कैसी थी, है ना। तो पहले हनुमान जी से पूछ लिया, अरे सर अशोक वाटिका में तो कुछ भी नहीं था, है ना, वैसे कोई दम नहीं था उसमें, और लाल लाल फूल थे, है ना, मेरे को तो कोई खास अच्छा लगा नहीं, मतलब ऐसा कोई खास उसमें वैरायटी था नहीं। इससे बढ़िया तो सर अपना अयोध्या वगैरह दूसरी चीजें बढ़िया है। किष्किंधा की तारीफ कर दिया कि मेरे को अशोक अशोक वाटिका में ऐसा कुछ खास लगा नहीं। माता सीता से पूछा कि चलो आप तो जनकपुरी में आपने इतने ठाट बाट देखे हैं, आप तो रानी हो, राजकुमारी हो, है ना, आप बताइए कि अशोक वाटिका कैसे थी? माता सीता बोलती कि अशोक वाटिका सबसे सुंदर नगरी है। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, कि वहां पे अलग अलग तरह के फूल, अलग अलग तरह के रंग के पौधे, अलग अलग तरह के फल इतनी बढ़िया हैं, ऐसा लगता है कि स्वर्ग की
है ना, जो संरचना भी है वो भी अशोक वाटिका के आगे फीकी है। जहाँ पे माता सीता ठहरी थी, अशोक वाटिका के आगे हर तरह की चीजें फीकी है। इतनी शानदार अशोक वाटिका है। अब बड़ा प्रश्न आ गया। अब ये हनुमान जी बोल रहे अच्छा नहीं है, सीता माता बोल रही, माता सीता बोल रही बहुत बढ़िया है, और हनुमान जी बोल रहे कि नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं आया, वहां तो लाल रंग के फूल थे और अलग अलग रंग के फूल नहीं थे। अब वो डिसीजन हो गया कि भैया कौन सही है। तो राम जी तो राम जी है, राम जी बोले कि डिसीजन करो, हनुमान जी बोले डिसीजन करो। तो राम जी बोले कि माता सीता सही है। हनुमान जी, है ना, केतु वाले लोग बड़े है ना, रूठ जाते हैं, केतु वाले आदमी जल्दी रूठते हैं। हनुमान जी का मुंह उतर गया, बोले मैं समझ गया। तो फिर राम जी फिर बोले कि हनुमान मैंने ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, है ना, मेरे गुरुदेव भी ऐसे ही करते हैं, है ना, कभी कभी बातों बातों में मेरे को बड़ा फंसाते हैं कि मैंने ये नहीं कहा राहुल तुम गलत हो। तो ऐसी बात वहां पे राम जी कर रहे हैं हनुमान जी से, इसलिए बड़ा फील आता है मेरे को मेरे गुरु से, राम वाला। ठीक है, तो बोले कि ऐसा नहीं कि तुम गलत हो। तो हनुमान जी बोले एक्सप्लेन करे, कैन यू एलोबरेट। तो फिर राम जी बोलते क्या, मैं समझाता हूँ कि देखो जब तुम अशोक वाटिका में गए थे तो तुम्हारा लक्ष्य क्या था। कि मेरा तो एक ही लक्ष्य था कि रावण को मार दो जिंदा। ये समझ में आ रहा है कि जब तुम अशोक वाटिका में गए थे तो तुम्हारे अंदर इतनी आंखें इतनी लाल थी कि तुम प्रतिशोध की भावना से गए थे। और जब कोई व्यक्ति किसी के साथ प्रतिशोध की भावना में जाता है तो उसकी अच्छाई कभी नहीं रख सकता। तो तुम है ना गुस्से की आग में गए थे, इसलिए तुमको वहां पे अशोक वाटिका में सारे फूल लाल नजर आए। और तो और तुमने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, पता है तुमको क्या, शायद छोटा मोटा तो किया था, दो चार पेड़ तो तोड़े। राम जी बोले दो चार पेड़ नहीं तोड़े थे भैया, तुमने बहुत सारे पेड़ उखाड़ दिए थे, ऐसा मेरे को रिपोर्ट मिला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोला अच्छा क्या। तो ध्यान दीजिए जी केतु को लेकर के हनुमान गलत नहीं बोला। हनुमान गलत कहाँ बोले, हनुमान तो सही बोले कि जब आप प्रतिशोध की भावना में थे तो आप में किसी में आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखता ही नहीं है। तो केतु के अंदर क्या होता है, केतु झूठ तो नहीं बोलता, केतु झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन केतु सत्य भी नहीं बोलता। हाँ, समझ में आ रहा है। केतु झूठ तो नहीं बोलता लेकिन केतु सत्य भी नहीं बोलता, क्योंकि केतु अर्ध सत्याकारक, अर्ध सत्य, उतना ही दिखा जो व्यक्ति ने देखा, उतना ही बताया गया जो सामने वाले को बताना जरूरी है। कुछ चीजें छुपा के रखी, कुछ चीजें रहस्य में रखी, कुछ चीजें केतु देख ही नहीं पाया। तो केतु के अंदर ऐसी वैरायटी होती है, इसलिए क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कारक ग्रह कौन है, गवर्नमेंट जॉब सूर्य, मंगल, गुरु, प्रशासनिक सेवा कारक। प्राइवेट जॉब का कारक ग्रह कौन है, तो प्राइवेट जॉब का कारक ग्रह कौन है, सैटर्न, मरकरी, प्राइवेट जॉब के कारक ग्रह है। सेमी गवर्नमेंट जॉब का कारक ग्रह कौन है, जो प्राइवेट भी आदि और आदि गवर्नमेंट भी है। तो सेमी गवर्नमेंट जॉब का कारक ग्रह होता है केतु, अर्ध सत्य, अर्ध सरकारी सेवा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बात ध्यान लगाने की कोशिश करें कि मैं आपको क्या कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मोस्ट कौन केतु अगर अगर पीड़ित होता है, पाप कत्र में बुरा है, तो आपका केतु अच्छा नहीं है। आप कभी भी पूर्ण त्याग नहीं कर सकते, दिक्कत आएगा, परेशानी आएगा, आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से अपन को चीजों को समझना है। अब इसके रेमेडीज क्या है, रेमेडीज में आपको आज अलग तरह से बताऊंगा। मैं आपको वो, है ना, कोई भी वो उपाय नहीं बताऊंगा कि ये करो वो करो। मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा, है ना, हमारे पंचमय कोश से, हमारे पंच तत्व से, कि 5 तरह के तत्व होते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे, है ना, सूर्य और मतलब अग्नि की एनर्जी बहुत डाउन है, या आपको लगता है कि मेरे जन्म कुंडली में सूर्य मंगल तो पापी ग्रह से पीड़ित हैं, बेकार है, नीच के, एक्स वाई जेड, तो आपके अंदर क्या है, अग्नि की कमी है। अग्नि की कमी क्या होता है, तो क्या होता है, व्यक्ति की आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, व्यक्ति बहुत अच्छे से बोल नहीं पाता, बहुत अच्छे से स्वस्थ नहीं रह पाता, कुछ न कुछ छोटी मोटी वायरल फीवर लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा बीमार रहेगा, लेकिन उसका प्राणमय कोश, या फिर आप बोलते हैं कि जो उसका शरीर वाला है वो अन्नमय कोश उसका कमजोर है। क्या कमजोर है, अन्नमय कोश व्यक्ति का हमेशा वीक रहेगा। आप अनुभव करते जाना कि किसी व्यक्ति का सूर्य और मंगल नीच का है, पापी है, पीड़ित है, पाप तत्व में है, व्यक्ति के चेहरे पे, व्यक्ति के शरीर पे कुछ न कुछ दाग, सर्कल, स्किन डिसीज, कोई ना कोई रोग उसका होगा, क्योंकि उसका अन्नमय कोश कमजोर है। व्यक्ति का अग्नि वाला कोश कमजोर है, उसको हजम भी नहीं होता है। इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अग्नि, अग्नि वाली चीजों को ऊपर वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो भारत में बोलते हैं कि भैया हवन करें, है ना, दीपक लगाएं, चीजें के लिए हो रहा है। तो हवन कर सकते हो, हवन करना उस व्यक्ति को अनिवार्य है। अगर वो हवन करेगा तो ये प्राणमय कोश, अग्नि, सूर्य और मंगल वाली जो रेमेडीज है बहुत हद तक दूर है। हवन का कारक ग्रह कौन है, हवन का कारक ग्रह हमेशा सूर्य होता है, और गुरु हमेशा देवता कारक होता है। तो जब भी हम हवन करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर टाइम हवन करो, लेकिन अभी सावन महीना चलेगा, गुरु पूर्णिमा चलेगा, नवरात्रि चलता है, साल में कम से कम नियम बनाइए कि मैं 2 बार हवन में बैठूंगा ही बैठूंगा, मैं 2 बार हवन की अग्नि
लूंगा ही लूंगा, निश्चित तौर पर ये फिक्स करके रखें। और हवन में घी की आहुति डालें। आप देखोगे वाह मजा आ गया, वैसे हवन में सारी आहुति डालते हैं, है ना। तो आप हवन में 2 बार बैठिए, आपका ये सूर्य मंगल की रेमेडीज दूर हो जाती है। चलिए, चंद्रमा और शुक्र आपके जल तत्व वाले हैं, जल तत्व, ठीक है। अब इसका रेमेडीज कैसे करेंगे, तो जल मतलब पानी का कारक है। अगर हम बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करते हैं, है ना, आप 5 स्टार होटल में गए, आपको पानी ढोल रहे हो, बोले पहली बार नहाने का मौका मिला पानी ढोलो, या घर पे आप नल चालू रखते हो, या फिर आपको पैसे को लेकर कदर नहीं है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस करते हो, तो चंद्रमा और वीनस का, है ना, दोष लगता है। क्या करना है, चंद्रमा और वीनस सुधारने के लिए अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करना है। जितना जरूरत का है उतना खर्च करें। आपको ये भौतिक दुनिया में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है कि भैया दूसरे लोग कर रहे तो हम भी करेंगे। जितना जरूरत हो उतना पैसा खर्च करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार पैसा खर्च करना चाहिए। ये जल तत्व का बहुत बड़ा रेमेडी से। अभी सावन महीना आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, सावन महीना आ रहा है। सावन महीने में क्या भगवान जल अपने आप बरसाता है, तो अभी क्या करना है, इसमें पृथ्वी का भी रेमेडीज जाएगा। अभी एक पेड़ लगा देना, सावन महीने में एक पेड़ लगा देना, है ना, पीपल के वृक्ष, आम के वृक्ष, है ना, जो भी आपको समझ में आता है। अभी बहुत सारे, है ना, आपको पेड़ पौधे मिल भी रहे होंगे मार्केट में। किसी अच्छी जगह जाके जहाँ पे आप सेवा कर सको तो बहुत बढ़िया बात है। अगर सेवा नहीं करो तो फिर वो चले नहीं चले, भगवान के भरोसे होता है। लेकिन आप सावन महीने में अपनी तरफ से ये पौधे लगाएंगे, पृथ्वी और जल का दोनों का दोष अपने आप कट जाता है। सावन महीना, सावन महीना पूरी तरह से चंद्रमा का महीना है, अपने आप दोषों को काटता है। बस आप छोटा सा पौधा लगा दो, वो अपने आप बढ़ जाता है, आपने कुछ भी नहीं किया। चीजें क्लियर है। शनि और राहु खराब है तो वायु, वायु का मतलब क्या होता है, इंटरनेट। वायु मतलब क्या, इंटरनेट, जूम क्लास, व्हाट्सएप क्लास, www, गूगल, है ना, यूट्यूब, ये सारा क्या है, इंटरनेट। इस पे क्या होता है, आदमी वायरल होता है। क्या होता है कि भैया एक वीडियो वायरल हो गया, एक रील्स वायरल हो गई, लाखों लोगों तक पहुंच गए, करोड़ व्यूज बन गए, है ना, उसका कोई, है ना, आर और पार नहीं है। तो अगर शनि और राहु आपका खराब है तो इंटरनेट से आप अच्छी अच्छी चीजें देखोगे। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा भक्ति करो, क्या करोगे भक्ति करके, इंटरनेट से अच्छी अच्छी चीजें देखें, ज्ञान के वीडियो देखें, ज्योतिष की क्लासेस सीखें। आपका शनि और राहु अच्छा नहीं हो तो मुझे बताइए, रोज शाम को 2 घंटे आके ज्योतिष सीखिए ना। शनि राहु मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है, क्योंकि हमने वायु तत्व के माध्यम से कुछ ज्ञान की बातों को सीखा है, समझा है। आप अभी किसका प्रयोग कर रहे हो, किसका रेमेडीज कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट 7 से 9 में हमारा क्लास चल रहा है, बाय डिफॉल्ट आप इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हो, आप वायु तत्व को बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बहुत गंभीरता से क्लास को समझता है, उस व्यक्ति ने अपने वायु तत्व एक्टिवेट कर लिया, विज्ञान में कोश को एक्टिवेट कर लिया। क्या बोलते हैं, वायु तत्व को विज्ञान में कोश को एक्टिवेट कर लिया। व्यक्ति कुछ न कुछ ज्ञान की बातें सीख कर ही जाएगा, नॉलेज की बातें सीख कर ही जाएगा। लास्ट होता है गुरु और केतु वाला, जिसको बोलते हैं हिंदू सनातन संस्कृति, है ना। भारतीय सनातन संस्कृति में कोई व्यक्ति प्राणी मर जाता है तो क्या बोलते हैं कि उसको बेचारे को आकाश तत्व तक पहुंचाया जाए। काम अच्छे करे और करे वो अलग बात है, लेकिन भारत के लोगों का कल्चर है कि भैया, हिंदुत्व के लोगों का कल्चर है कि उस व्यक्ति को आसमान की तरफ पहुंचाया जाए। कैसे पहुंचाए, तो जमीन में गाड़ देंगे तो पाताल में चला जाएगा, ऐसी परंपरा है। हालांकि व्यक्ति अपने कर्मों से ऊपर जाता है, वो बात फैक्ट है, लेकिन व्यक्ति एक पुत्र होने के नाते क्या अच्छा किया जाए, तो व्यक्ति अपने, है ना, जो शांत हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसको ऊपर पहुंचाने की कोशिश करता है कि चलो वो आकाश तत्व पे जाए। तो हमारी कल्चर कितना गहरा है कि हम सामने वाले को, मरने वाले व्यक्ति को भी, हमारी प्रयास पूरा है कि हम हवा के माध्यम से आकाश तत्व में विलीन करना चाह रहे हैं। जुपिटर और केतु, ठीक है, किसी भी तरह से परमार्थ सेवा के हैं, जिसमें आपका कोई हित नहीं छुपा है, आपका कोई भी हित आजू बाजू नहीं छुपा है, सिर्फ ईश्वर की भक्ति, परमार्थ सेवा। हम सिर्फ लोगों के लिए समर्पित भाव से, शुद्ध भाव से काम करने आए हैं, उसको बोलते हैं गुरु और केतु। और आप अगर जब भी आपको लगता है कि नहीं यार, ये सारे सारे का निचोड़ है, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु एक तरफ और आकाश एक तरफ, क्योंकि आकाश सभी पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। आपको लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसी दिन आप परमार्थ सेवा चालू कर दें। जो ईश्वर ने चाहा वैसा होगा, जैसा ईश्वर चाहे वैसा रहेंगे, जो उसकी इच्छा वो करेंगे। उसकी इच्छा में ही मेरी इच्छा, हर इच्छा में ही मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है, जो उसकी इच्छा वही मेरी इच्छा। आप ये वाला तत्व अपना के देखें, ये वाले भाव अपना के देखें, परमार्थ सेवा से काम करें कि मैं अपने कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा, कमिटमेंट के साथ करूंगा। अब रिजल्ट देना ये भगवान के हाथों में है, ईश्वर के हाथों में है। आप प्रणाम करके चले जाएं, जो उसकी इच्छा। इस तरह की भावनाएं जब आपके जीवन में प्रकट हो जाता है
और आप परमार्थ भाव से अपने आप को भी साक्षी भाव से देखना चालू कर देते हो, आप दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हो। और यही ऋषि पाराशर जी थे, यही गुरु था, यही भृगु ऋषि थे, यही भगवान श्री राम थे, यही भगवान श्री कृष्ण थे, यही महावीर स्वामी थे, यही गौतम बुद्ध थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उन लोगों ने परमार्थ सेवा करके जो ईश्वर ने चाहा वैसे रहेंगे, कोई मन में बहुत बड़ी मंशा नहीं रखा, और बहुत परमार्थ सेवा से भक्ति भाव से कार्य किया है। तो इस तरह से आप आकाश तत्व एक्टिवेट कर सकते हैं। इसलिए अपन इनों का नाम लेते हैं, इसलिए भारत राम को पूछता है, इसलिए भारत कृष्ण को पूछता है, इसलिए पूछता है क्योंकि इन्होंने आकाश तत्व को एक्टिवेट किया था। आप समझ पा रहे हो चीजों को लेकर कि किस तरह से हम अपनी चीजों को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब कल गुरु पूर्णिमा है, अरे गुरु पूर्णिमा है, मैं आपको बोल दूंगा कि पीले चने की दाल का दान करना, है ना, चक्की वक्की खाना, बेसन की दान करना, केले बांटना, ये सब जमीनी उपाय है, जमीनी उपाय है। अरे गहराई की तल कहाँ है? गहराई की तल ये है कि आप साक्षी भाव से देखना चालू कर दें, जो हरी इच्छा उसमें रहेंगे, जो भगवान ने चाहा उसमें रहेंगे, हम परमार्थ सेवा अपनी काम बहुत ईमानदारी से करेंगे। आप इस तरह की भावनाएं जिस दिन प्रकट कर लोगे, उसी दिन आपके लिए गुरु पूर्णिमा है। वरना कोई भी दिन पूर्णिमा गुरु का नहीं हो सकता। जिस दिन आपने बहुत सेवा भाव से, परमार्थ भाव से, ये भगवान से बोला ना कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, आपने सोचा कि भैया, है ना, ऐसा क्लास बने, है ना, इतने लोग आए, ठीक है, हम इतना पैसा कमाए, हमारा बिजनेस बढ़िया चले, हमारी नौकरी बढ़िया चले, हमारे गृहस्थी बढ़िया चले, हमने सोचा वो हुआ तो बहुत बढ़िया, खुशी होता है। लेकिन जो हमने नहीं सोचा और वो हो गया, तो उसमें और भी ज्यादा खुशी हो जाए कि भगवान ने सोचा है। समझ में आ रहा है? और इस तरह का भाव जिस व्यक्ति के जीवन में प्रकट हो जाए, उस व्यक्ति से कभी किसी को रिग्रेट नहीं रहेगा, रिग्रेट खत्म हो जाता है, दोषारोपण खत्म हो जाता है। और गुरु पूर्णिमा का एकमात्र मतलब यह है कि आप दोषारोपण को अपने आप से मुक्त कर देना, किसी के ऊपर मत करना कि आप नहीं थे तो हमारा काम रुक गया, आप होते तो हमारा काम हो जाता, तुम अच्छे से करते काम हो जाता। भगवान विश्वास रखो कि शायद ये भगवान की मर्जी है। इतना आप भाव पैदा कर लोगे, आपके जीवन में लड़ाइयाँ खत्म, आपके लोगों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, आप बहुत अच्छे आदमी बन जाओगे, और आप एक दिन कनेक्ट करोगे कि आप भगवान के तुल्य हो जाओगे, क्योंकि आपने इतना बड़प्पन रख लिया, आपने इतना ग्रेट्यूड रख लिया है। और जिस दिन आपका ग्रेट्यूड बढ़ गया, वही ईश्वर का गुरु पूर्णिमा है। वरना कोई भी दिन गुरु पूर्णिमा नहीं है। सभी को गुरु पूर्णिमा की अग्रिम शुभकामनाएं। आप जो भी करते हो कल बहुत अच्छे से करें, लेकिन ये वाला एक्चुअल गुरु पूर्णिमा है, बाकी सारी गुरु पूर्णिमा जमीनी हकीकत है, वास्तविक तथ्य सिर्फ ये है। आशा है क्लास समझ में आ रहा होगा। मैं आपको पहले बोला हूँ कि मेरे घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, तो मुझे क्लास को, है ना, जल्दी समाप्त करना है। मैं आपको कोर्स कंटेंट शेयर कर देता हूँ, फिर अपन क्लास को लेकर आपके डाउट ले लूंगा मैं, ठीक है। तो कोर्स कंटेंट क्या है, क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये 100 डेज का सेशन है ना, 90 दिन अपन बोल के रखते हैं, है ना, 90 डेज में पूरा हो जाता है। ज्योतिष बहुत बढ़िया है ना, पता ही दिया मैं कैसे पढ़ाता हूँ। रामायण ज्योतिष, है ना, भगवान के आशीर्वाद से मैं ही शोध कर पाया हूँ इसको, है ना, भगवान ने मौका दिया, ठीक है। ओके, ये सारी बातें ठीक है। हाँ, सबसे बेसिक बात ये बता देता हूँ कि बेसिक बात ये है कि 3 महीने का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी है। जूम पे सेशन होगा, 8 PM हमारा क्लास का टाइम रहेगा। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार अपने सेशन रहेंगे। सर्टिफिकेट मिलेगा, 6 महीने का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म रहेगा, ठीक है। साथ में 20 से ज्यादा PDF फाइल मिलेगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा 1 साल के लिए, सॉफ्टवेयर बिल्कुल निःशुल्क अवेलेबल रहेगा। संडे डाउट डिस्कशन एक्स्ट्रा होता है। लगभग सारे टॉपिक, मैं क्या बताऊं यार, मेरे को लगता नहीं कि कुछ टॉपिक बताने की आवश्यकता है। लगभग सारे टॉपिक्स होंगे जिसमें हम ये सारे आप देखते जाइए, इतने सारे चैप्टर्स हैं। मैं आपको कल वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। कृष्ण मूर्ति पद्धति, वैदिक पद्धति, पाराशरी, करियर, विवाह, संतान, बहुत सारी बातें, गवर्नमेंट जॉब कब लगेगा, कैसा होगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, फॉरेन ट्रेवल, शादी विवाह, बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। 60 से ज्यादा हमारे लाइव सेशन होते हैं। शेयर बाजार एस्ट्रोलॉजी होता है, रतन रेमेडीज, मंत्र रेमेडीज, शिवलिंग रेमेडीज, बहुत सारे नंबर तत्व, बहुत सारे उपाय, अलग अलग तरह से, 3 तरह की पद्धति से, है ना, अपने पंचकोश से, पंच तत्व से, बहुत सारी बातें, ठीक है। केपी कॉम्बिनेशन, केपी सूचक, टेनेंटेड अनटेनेंटेड ग्रह, भृगुनंदी नाड़ी वाले ग्रह, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। आप थक जाओगे, लेकिन आप बोलोगे सर ज्योतिष अद्भुत हो गया है। ट्रांजिट, सूर्य, चंद्रमा, गुरु का गोचर, सारा बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी है, सब कुछ आपको मिलेगा। महादशा, अंतरदशा, घटना के दिन, कोर्ट केस, गैम्बलिंग वगैरह, कब उधारी लौटेगी, कब व्यक्ति का जीवन में अच्छा दिन आएगा, सारी बातें, ये सारी चीजें आपको मिलेगा। क्लास का फीस 19,999 है। हमारा फीस 15,555 है। ऑफर प्राइस 14,567 आज के लिए भी वैलिड है, आप बिल्कुल इसको करवा सकते हैं।
कोर्स आपका अपना है, रामायण ज्योतिष आपका स्वयं का कोर्स है, आपको इतना अच्छा अनुभव होगा। वैदिक केपी नाड़ी का त्रिवेणी संगम है, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी कर सकते हो, 2 बार में भी कर सकते हो, आपको लगे सर 3 बार में करना है, 3 बार में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे नंबर है 9009805569, इसको आप सेव कर लें। ये नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है ना, और इसी नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक और नंबर लिख लो, कभी इस पे पेमेंट नहीं होता है, वैसे हो जाएगा, लेकिन एक और नंबर है 7566 722 730, ठीक है। ये नंबर भी मेरा ही नंबर है, लेकिन इस पे व्हाट्सअप नहीं चलता है। इस पे आप पेमेंट करके, है ना, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। दोनों में राहुल झंवर नाम आएगा, है ना, राहुल झंवर नाम आता है, ठीक है। हाँ, ये मेरा बैंक अकाउंट का डिटेल है, आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस 17 जुलाई से चालू हो जाएगा, लिख रखा है ना, 17 जुलाई 2025, शाम को 8 बजे का समय है। बिल्कुल ज्वाइन करें, बहुत अद्भुत सेशन है, बहुत मजा आने वाला है। हम बहुत लंबे समय तक साथ रहने वाले हैं। और हमारी क्लास की विशेषता आपको बताता हूँ मैं, कि बोलने में आता है कि सिर्फ 6 महीने का अपन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, लेकिन लाइफ टाइम प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म रहता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको सेशन समझ में आया हो। चीजें क्लियर है? हाँ, कल्याणी मैडम प्रश्न बताइए, क्लास कैसा लगा वो भी बताइए। हाँ, कल्याणी मैडम अनम्यूट करिए। हाँ, नमस्ते। जय श्री राम। कैसा लगा क्लास? आवाज आई? क्लास हाँ, बहुत बढ़िया लगी है सर, बहुत अच्छा समझ में आया है। लेकिन बेसिक ही नहीं समझ में आया कि दृष्टि यानी कि ग्रह जहाँ होते हैं वो समझ में आया, लेकिन दृष्टि कहाँ पड़ती है वो हमें समझ नहीं आया। मैं लगन से लेकर समझाया हूँ प्रेजेंटेशन में, है ना, जहाँ हाँ, जहाँ मैं दिखा रहा था ना स्लाइड से, आप वापस से रिकॉर्डिंग देखना, समझ तो, में, है ना। बस मैं तो इतना वो सा कहना चाहता हूँ कि ये एज ए डेमो ट्रेलर है ना। और थोड़ा सा हाँ, आज मैं भी थोड़ा जल्दीबाजी में हूँ, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी मुझे हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा 15 मिनट के अंदर। आई एम सो सॉरी, इसीलिए आई एम मैं सो थोड़ा सॉरी। सा गेट ऑल द जल्दी बेस्ट कर टू रहा यू हूँ, सर, वरना मैं आई होप आराम से समय एवरीथिंग इज। लेता मैं। हाँ, तो ये हाँ, दृष्टि का हमें समझना है आप सर। सभी और का आशीर्वाद बना रहे, सब अच्छा हो। ऑल द बेस्ट सर। आप प्लीज ठीक है, टेक केयर। आई थिंक आप क्लास बंद कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत नर्वस हो रहे हैं। आई थिंक आपको जाना चाहिए। नहीं, मैं 2-3 प्रश्न लेके मैं चल जाऊंगा मैं, है ना। मैं आप सभी के लिए तो थैंक यू वहां से सर, आया हूँ ऑल द बाकी, बेस्ट। ठीक है, चिंता ना करें। ओके ओके। हाँ, ठीक है। प्रियंका मिस्त्री मैम अनम्यूट करिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्णा मैम। सर, मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह जानती हूँ, बट ओके, मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग, और आपने बहुत अच्छे से समझाया भी, और थैंक यू मैम। मस्त, मजा आ गया। हाँ, जो हाँ, कनेक्ट किया है बहुत अच्छा, आपने, बहुत और क्लियर। हाँ, वो सब बहुत ही अच्छा है। 2 दिन से मैं, मेरी भी इश्यू है, थोड़ा सर्जरी हुई है, इसीलिए आ नहीं पाती थी, लेकिन आज मैंने सुना है आपका पूरा, और थैंक यू मैंने मैम। वीडियो भी देखी आपकी। रियली ग्रेट नॉलेज इन दिस एज। थैंक यू वेरी मच मैम, है ना। यस। फिर और एक सेकंड क्वेश्चन ये था मेरा, कि मैं लोशु ग्रिड भी कर रही हूँ अभी राइट नाउ, देन हाउ कैन आई कनेक्ट विथ यू? आप आ जाइए मैडम, है ना। हम आप लोस्टवेट कर रहे हो ना, तो दोनों का टाइम हाँ, चेंज रहेगा, ठीक है, समय चेंज रहेगा। पर सर क्या होएगा ना, 6 to 8 या 8 to 10, ये दोनों क्लासेस कंटिन्यूअस 4 hours के रहेंगे? नहीं, हमारा बात हो तो गया, मैडम और मेरा बात हो गया है। हम दोनों हाँ, ने प्लानिंग किया है, आपका डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और हम उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ओके। ठीक है। हम दोनों का इस पे मंत्रण हो गया कल, ठीक है। तो हम दोनों एक एक बीच का ओके। रास्ता निकालेंगे और मध्य सर, मार्ग। गलती से आपने कल की जो 4 नंबर, ये 4th क्लास थी ना, उसमें आपने ये डाल दिया है अपना रामायण वाला, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, और मैंने रात को 1-1:15 बजे तक वो देखी। ठीक है। मेरा मेरा इतना मन हो रहा था कि यार मैं 1.5 घंटे में इतना कुछ पढ़ाऊं, है ना। तो मैं बीच में बहुत सारी बातें कनेक्ट कर रहा था, ये भी पढ़ा दूं, वो भी यस, पढ़ा दूं, ये भी पढ़ा दूं, क्योंकि यस, मुझे यस। ऐसा लगता है कि मैं बहुत पढ़ाना चाहता हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ज्योतिष को बहुत अच्छे से कनेक्ट करता हूँ, इसलिए किसी भी परिस्थिति में था, मैं आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ भी परिस्थिति में था, यस, यस, लेकिन मैं यस। भाग के आया। सर, मैं भी भृगुनंदी नाड़ी हाँ हाँ, नाड़ी ज्योतिष भी जानती हूँ, केपी भी जानती हूँ, और शायद आपने नाम सुना भी होगा मेरा, पिनार का एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल। तो अच्छा बहुत है, अच्छी पर बात है। मैं आपसे इम्प्रेस हो गई। बहुत आप अच्छा लगा। कर सकते हो मैडम, आपका स्वागत है ना।
ओके, थैंक ओके, यू। ओके। और हाँ, म्यूट हो गए मैडम, अनम्यूट करिए वापस। आप म्यूट हो गए प्रियंका मैम। हाँ रिकॉर्डिंग इसकी भी मिलेगी ना? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल देना ही है ना। जो क्लास ज्वाइन करते हैं उनके लिए? क्लास ज्वाइन करते हैं उनको भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, 1 साल तक उनके पास रहेगा। उसके बाद लगता है कि राहुल सर हमें तो आपसे पढ़ना ही है, कुछ हर बार छूट गया तो, जैसे कुछ छूट गया तो हम रिकॉर्डिंग जैसे अभी देखते हैं ऐसे ये भी मिलेगी ना? रिकॉर्डिंग मिलेगा। कुछ छूट गया तो संडे स्पेशल सेशन रहेगा, फिर भी कुछ छूट गया तो राहुल सर का नंबर रहेगा ना, राहुल सर को परेशान करो। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, अब मुझे अच्छा लगता है, ओके। मुझे ज्योतिष को लेकर कभी ऐसा भार नहीं थैंक लगता यू है सो कि, मच। है ना, करेंगे करेंगे। या जय श्री ओके, कृष्ण, राधे जैसे राधे। दीप्ति कायस्थ मैम, आपने तो ज्वाइन कर लिया ना शायद। नमस्ते। नमस्कार रा, मैम। जय श्री राम। जय श्री अ, राम। मेरे क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई खाली घर है, मतलब भाव जो है बिल्कुल खाली है और इसकी दृष्टि भी नहीं है, तो उसको कैसे, क्या होगा उसका मीनिंग? उसका नियम पार्ट 2 है। ये तो अभी फंडामेंटल नियम बताया था सिर्फ दृष्टि से। आज अपन ने सिर्फ 3 घर की बात किया ना। अब बेचारे हम्म। 5-6 ग्रह हैं, है ना, वो भी तो कुछ करेगा। अभी तो मैं सिर्फ एक चीज पकड़ा था कि भैया, आज शुरुआत में बताया था कि आज हम एक प्लायर पकड़ने वाले हैं और प्लायर से सारे अटैक खोलेंगे। तो मैं आज सिर्फ एक ओ, प्लायर पकड़ के बैठा था, लेकिन हम बहुत सारे टूल्स पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा। हाँ, आज वो टूल्स है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है। यस यस, हाँ। इसके लिए टूल्स अलग है, वो अपन हम्म। कनेक्ट करेंगे क्लास में। इसलिए तो अपने 60 सेशन होते हैं कि हम एक एक टूल्स को गहराई से समझेंगे। ठीक है। ओके। और जो आपने ये बोला धर्म त्रिकोण में अच्छे ग्रह ही होने चाहिए, पर अगर धर्म त्रिकोण में पाप ग्रह बैठ जाए तो क्या बुरा फल देंगे? उसके लिए भी परिस्थिति पर बात करना पड़ेगा, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से धर्म त्रिकोण वाला ग्रह रिजल्ट नहीं देगा। स्वाभाविक रूप से ग्रह कैसा होता है कि ऋषि मुनि ने लिखा, एक श्लोक लिखा संस्कृत में, उसका उच्चारण उस तरह से होना चाहिए और ये उसका अर्थ है। लेकिन अगर पापी ग्रह धर्म के त्रिकोण में बैठ गया तो वो श्लोक का कुछ और अर्थ निकालेगा, कुछ अलग तरह से एक्सप्लेनेशन करेगा। वो उस धारा में नहीं बहेगा जो ऋषि पाराशर ने कहा था। वो उस धारा में बहेगा कि जहां पे दुनिया बह रही है। वो कनेक्ट अच्छा, करेगा, वो कुछ खंडन करके मंडन करेगा। क्या बोलोगे आप? खंडन करके खंडन मंडन करके करेगा। मंडन करेगा। मंडन ओके। करके मंडन नहीं करेगा, खंडन ओके। करके मंडन करेगा। वो व्यक्ति ओशो जैसा हो सकता है, ओके, ओशो समझी। जैसा हो सकता है। खंडन करके मंडन करेगा। आप ओशो किसकी सुनते हो ना, तो बड़ी बोलता है कि वेद तो मेरे बच्चे बच्चे के समान है। तो ये क्या बोला उसने? खंडन करके मंडन किया। बराबर। वो व्यक्ति ऐसा काम करेगा। सिचुएशन ओके। देखेंगे कि किस तरह का है। ठीक है। ओके। ठीक। नीतू विश्वास मैम। हेलो। नाम बढ़िया लगा मेरे को, यस, आप नाम में विश्वास है ना। थैंक यू। मेरे हस्बैंड का बताइए। नाम है सर। अच्छा। सर, आपकी क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी है हाँ, लेकिन आपने जो एस्ट्रोलॉजी रामायण से कनेक्ट करके समझाई है, बहुत अच्छा लगा तरीका आपका। थैंक यू मैम। आपने केतु को लेकर बताया एंड रामायण के सभी पात्रों को किस तरह से, कौन सा एग्जाम्पल जो दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं थैंक आपसे यू और वेरी मच। जुड़ जी, आगे भी बिल्कुल, जुड़ना आप चाहूंगी। सर, मैं आइए लोशो भी। क्लास में मिलते हैं, है ना। ओके सर। सर, मैं हाँ, लोशो सीखना चाहती हूँ, लोशो ग्रिड भी। लोशो सीख लो, मधु मैडम मास्टर है लोशो के। इतना बढ़िया सिखाएंगे मधु यस मैडम सर। की क्लास की खासियत बताता हूँ कि वो काम, है ना, क्लास लेते लेते लोगों की करियर चालू करवा देते हैं, है ना। जी जी अर्निंग्स जी। होती है उन्हें, ये उन्हीं की कमांड है। इस बात पे मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ कि आप क्या व्यक्ति हो यार। जो व्यक्ति आपसे सीखने आया, आपने उसका व्यक्ति का करियर बना दिया, और ये बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में। जी। तो लोशो ग्रिड के लिए मधु मैडम हाईली रिकमेंडेशन, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, है ना। आप लोग का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, नाइन सिक्स जी वन जी। जीरो थ्री सिक्स थ्री ट्रिपल सिक्स रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा मेरे से। ठीक है। ओके सर, ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। ओके। हाँ, ये नाम अटपटा है, त्रिशल और प्लेयरवुड, और क्या है, हाँ जी सर, कुशल द टैरो। बड़ा कठिन नाम है। नहीं, बता। शैलवी नाम है मेरा सर। अच्छा। नमस्ते, राधे नमस्कार। राधे। आगे आगे। जी सर, मुझे पूछना था कि अभी मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई थी क्लास में, तो मुझे पूछना था कि जो भी आपके कोर्स की डिटेल है वो आप प्रोवाइड करेंगे अभी? हाँ, मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। मैं, आप ग्रुप में हो ना हमारे? नहीं सर, मैंने ज्वाइन नहीं किया है सर। आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है? क्या कर रहे हो, नहीं। ग्रुप ज्वाइन नहीं किया? अभी क्या करो, सबसे हम्म। पहले क्या करोगे, है ना, ग्रुप ज्वाइन करोगे। अभी मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ यहाँ से,
दिख रहा है? ओके सर, श्योर श्योर। चैट बॉक्स में दिख रहा है लिंक? हाँ दिख रहा है, दिख रहा सबसे है। पहला काम क्या करना है कि ग्रुप ज्वाइन करना है। इस ग्रुप में आपको पीडीएफ आएगा, ठीक है? ओके यहाँ पे आपको कोर्स कंटेंट का पूरा फाइल आ जाएगा और लिखा हुआ भी आ जाएगा अलग से, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसका एक वीडियो भी बना रखा है मैंने, वीडियो भी भेज दूंगा मैं कि कोर्स कंटेंट वीडियो में क्या 18 मिनट का वीडियो क्या क्या समझेंगे, राइट। ठीक है? एंड सर आपने बताया एक मैम और है जो लोशो ग्रिड पढ़ाएंगे, तो वो आप हाँ, अलग से हैं, मतलब आपके कोर्स में है उनकी डिटेल्स? मैं तो ज्योतिष पढ़ाता हूँ, है ना? हाँ जी, नहीं ये बट ज्योतिष अभी का आपने। कोर्स है ना? वो हाँ लोशो जी। पढ़ाते हैं, वो न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं। ओके फाइन, नहीं बट उनकी डिटेल्स मिलेगी क्या आपके अरे उसमें मेरी कोर्स में डिटेल्स अलग उनकी से? डिटेल्स एक ही है ना? अच्छा। हाँ, ओके। हम एक ही व्यक्ति है ना? आप मुझे मैसेज करना, वो मैडम मैसेज तक जाएगा, मैडम को मैसेज ठीक है। करो वो मेरे तक आएगा, सेम बात है, ठीक है? ओके ओके, सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। प्रशांत सर। सर, हाँ जी सर। राधे राधे सर, कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया सर, आपके सर आशीर्वाद से। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कल आपकी YouTube में भी वीडियो देखी। क्या बात आपने है, जिस तरह से रामायण को कनेक्ट किया है सर, आनंद आ गया सर। क्या बात है। सर मेरे दो प्रश्न है सर। हाँ, हेलो। हाँ जी, आपने आज दृष्टि की बात करी। हाँ जी। सर मेरा ना लग्नेश में बुध की राशि बन रही है, और लग्नेश के अंदर ही जो क्या बुध है? और चंद्र बैठे हुए हैं, और उसपे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। ठीक हेलो। है, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है सर? बताया था ना, शनि का दृष्टि धन देता है, शनि अच्छा व्यक्ति हाँ है। जी। शनि का दृष्टि धन देता है। पर सर कहते हैं कि चंद्रमा पे अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो चंद्रमा पानी और शनि लोहा है, तो मन को खराब कर देता है, क्या ये सही सत्य है सर? ऐसा भी कहते हैं कि भैया, है ना, चंद्रमा चंद्रमा पानी और शनि सीमेंट है, और दोनों को कर दो तो दीवार बन जी जाती है ना? ऐसा भी जी कहते हैं कि चंद्रमा जी सफेद कलर और शनि ब्लू कलर की साई है। और जब जब आप जी लिखते हो तो शनि चंद्र का योग ही होता है एक्चुअल में। जी जब हम सर। लिखते हैं ना, वो भी शनि और जी चंद्र का योग ही होता है। सफेद जी पेज चंद्रमा का, जी उस पे ब्लू रंग की इंक से लिखते हो ना मोस्टली, या काले रंग की इंक जी आती है, तो वो शनि जी का। तो जी जीवन जी सर। में जब तक दो अपोजिट तत्व नहीं होते हैं, तब तक जी संतान जन्म नहीं होता। ये ऋषि पाराशर जी बोले। ये सेम बात जी आपको यहाँ पे भी सीखने को मिलेगा कि जब तक दो जी अपोजिट ग्रहों का कनेक्शन नहीं होता, तब तक व्यक्ति हम्म। अपने जीवन से कुछ प्रकट नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छा जी योग सर। है सर, ठीक है? अच्छा सर, एक एक प्रश्न हमारा है, जैसे आपने भृगुनंदी नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी की भी बात करी इस हाँ, कोर्स के अंदर, तो हाँ, इसका सॉफ्टवेयर भी आप प्रोवाइड करेंगे भृगुनंदी नाड़ी का? मैं सारा करवा और दूंगा। मैं खुद, आप मेरे को देखो, मैं सॉफ्टवेयर ही हूँ, है ना? जी प्रिडिक्शन जी सर। आपको बिना सॉफ्टवेयर के सिखा दे। सॉफ्टवेयर से तो कुंडली बनेगा, सिर्फ लगन हम्म। चार्ट की आवश्यकता होता है, नहीं बाकी सर, सारी केपी चीजें केपी सीखना है। केपी के लिए भी तो सॉफ्टवेयर चाहिए ना सर? मैं सब दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है? ये मेरा काम है। ओके। ठीक है सर। आप कहाँ के हैं सर, इतना लास्ट बता दीजिए। मैं नीमच में रहता हूँ, मध्य प्रदेश, नीमच। सर आप मेरे गुरु बन जाएंगे तो आपके दर्शन भी कभी करने का मौका मिलेगा सर। आ जाओ नीमच सर, आप, मध्य प्रदेश है, चलो, हम मिल जाएंगे। बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत आनंद आ गया सर आज। आपने बहुत जो बहुत मंगल का धन्यवाद। इंटरप्रिटेशन किया ना, शायद ही किसी को इतना पता होगा कि मंगल एक्चुअली है क्या चीज। मान गए सर आप। अभी अभी कुछ भी नहीं बताया हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कुछ बताया नहीं है, मतलब सर इतनी सारी चीजें बता सकता था। अगर आज भी मेरे पास प्रॉपर टाइम होता या मेरा माइंड सेट सही जी होता, तो मैं आज वाली जी। क्लास बहुत शानदार ही करने वाला था। सर कल कल क्लास लेंगे आप सर? नहीं, मेरा सर डेमो हो चुका है। 3 दिन का हमारा अच्छा। डेमो था, डेमो सेशन हो चुके हैं। और आप क्लास कब से बिल्कुल, शुरू कर रहे हैं सर आप? 17 जुलाई से हमारा क्लास चालू होने वाला है, 17 जुलाई से, जी सर। जी सर। है ना? चलिए बिल्कुल सर, अगर निश्चित होकर आप ज्वाइन करें। माँ भगवती की इच्छा होगी तो मैं जरूर आपका शिष्य बनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिना मनु की और मैं इच्छा आपकी कुछ भी नहीं होता। YouTube की वीडियो भी देख रहा हूँ सर, बड़ा अच्छा लग रहा बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। है। थैंक यू सर, थैंक यू। राधे राधे सर। राधे राधे और गुरु पूर्णिमा के लिए आपसे एडवांस में आशीर्वाद ले रहा हूँ सर। सर। ठीक है सर, ओके। एडवांस में आशीर्वाद दे दीजिएगा सर। प्रशांत बख्शी मेरा नाम है, गाजियाबाद से हूँ सर। मुझे भगवान आशीर्वाद दे दीजिएगा। भगवान देंगे आशीर्वाद सर, है ना? सर हम आप हम गुरु ही तो शुभकामनाएं दे ब्रह्मा सकते गुरु हैं। ईश्वर होता है सर। जब आप मेरे गुरु बन जाएंगे तो आप ही का आशीर्वाद चलेगा सर भाई। हम अच्छी भावनाएं आपके साथ छोड़ सकते हैं। थैंक यू सर, है जी ना? सर। हाँ, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम। नमस्कार। चलो सर। फटाफट प्रश्न पूछ लीजिए भूपेंद्र सर। हाँ, टाइम मेरे को जाना पड़ेगा। सॉरी, आज मैं या ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, वरना मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं प्रश्न ना ले पाऊँ। बताइए सर। प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। हाँ, डायरेक्ट कमिंग टू द क्वेश्चन, हाँ। शनि की 8वें घर पे दृष्टि होती है तो क्या होता है? मेरा मिस हो गया था अभी। मैं बता दिया हूँ सर। हाँ, मिस हो गया था दैट टाइम इंटरनेट पे। मिस हो गया था तो अब रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है?
ओके रिकॉर्डिंग ठीक में है, आपको कवर हो थैंक यू जाएगा। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, आप निकलिए निकलिए, हाँ बहुत जी, बहुत धन्यवाद। थैंक एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आई हैव जॉइंड ऑलरेडी। यू। मंजित कौर मैम कुछ कह रहे हो? जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। हाँ जी, बस बहुत ही अच्छा पढ़ाया, बहुत ही अच्छा पढ़ाया। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू मैम। और हमारा कोर्स 17 जुलाई से चालू हो रहा है, आप निश्चित तौर पे कोर्स ज्वाइन कर लें। ये हमारा लास्ट डेमो है, अब डेमो नहीं होगा, है ना? बाकी जब 15 जुलाई, 15 15 हाँ, जुलाई की 17 जुलाई, 15 जुलाई क्या है, 17 को। 17 जुलाई से कोर्स चालू हो रहा है। आप आज ज्वाइन करते हैं तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट है, वरना कल से 15,555 में कोर्स आएगा। आज 14,567 में ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी कर सकते हैं, टोकन अमाउंट डलवा कर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो आप नया दिन गुरु पूर्णिमा को देकर भी आप, बहुत अच्छा दिन होता है गुरु पूर्णिमा के दिन ज्वाइनिंग करना, एक शुभ दिन माना जाता है, तो उस दिन भी आप कर सकते हैं रिमेनिंग पेमेंट। आज टोकन अमाउंट करवा दे, कल पूरा अमाउंट करवा सकते हैं। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो आशा है सभी को क्लास समझ में आ रहा होगा। बाकी सभी ने कैमरा जिसने बंद कर रखे हैं, फिर मैं इनका प्रश्न लिख क्या करूंगा। आशा नील मैडम आपने ओपन किया तो आपका ले लेते हैं, हाँ ना? राधे राधे सर, बहुत राधे राधे अच्छा मैम। पढ़ा रहे हैं आप, और बहुत डीपली भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने कहा दो अपोजिट ग्रह होते हैं तब बहुत अच्छा होता है, तो मेरी लगन में शनि और गुरु हैं। हाँ, तो सर लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ चीजें समझते हुए ना सिर से ऊपर निकल जाती हैं और मुझे नींद आ जाती है। बढ़िया है, तो अच्छा ही तो हो गया। इसके लिए क्या किया जाए? ये मेरी हर मम्मी समय। को टीवी देखते हुए नींद आती है ना? उन लोग टीवी चला दो और वो सो जाती है ना? नहीं सर, हाँ वही होता है। नहीं, पढ़ाई पढ़ाई में भी ऐसा ही हो रहा है कि मैं आपकी क्लास देख रही हूँ, कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन सिर से ऊपर निकल जाती हैं। इसके कुछ लिए क्या होगा, किया जाए? इसके लिए एक ही काम है कि करना कुछ भी नहीं है, अब जीना है ना? और ज्योतिष इस बार जिएंगे, करेंगे नहीं, समझ में आ रहा है? एक एक ग्रह को जिएंगे, तब जाके अपन चीजों को याद रहती है ना? माँ अपने बेटे को प्यार करती है, फिर वो सोचती है कि कितना प्रेम करती हूँ। जी रहे हैं तो फिर करने का आवश्यकता नहीं। ये बाउंस तब होता है जब कर रहे हैं। हाँ, व्यक्ति किस, मान लो किसी को पैसे से बहुत प्यार हो, तुलसीदास जी अपने रामायण में लिखते हैं कि मुझे भगवान में ऐसी ही प्रीति हो जैसे काम वासना वाले आदमी की प्रीति किसी स्त्री से होती है। समझ में आ रहा है? तुलसीदास जी अपने रामायण में लिखते हैं कि भगवान से मुझे इतनी ही प्रीति हो जाए कि एक कामी आदमी किसी स्त्री को देखकर पागल हो जाता है, उसको उतना प्रेम करने लगता है। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो कि कोई धन को बहुत प्यार करता है, तो किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है उसको याद रहता है? बिल्कुल नहीं भूलता वो सपने में भी नहीं भूलता। बोले नहीं भैया 5,000 रुपये लेने हैं आपसे, बोलता है क्या? आप उससे कितनी मीठी मीठी बात कर लो। तो इतनी प्रीति होना चाहिए हमारी कि हम उस चीज को कभी भूल ही नहीं पाए। तुलसीदास जी भी बोले कि मेरे को राम से प्रीति चाहिए, और किसी प्रीति चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन क्या किया कि जैसे कामी आदमी, स्त्री लोलुप आदमी किसी भी स्त्री को देखकर प्यार करने लग जाए, ऐसी प्रीति मेरी राम में होना चाहिए कि मैं राम को देखो, राम से प्यार हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे ज्यादा गहरी, ये तो प्रीति है, लेकिन जब सिर से ऊपर निकल जाती है तो फिर अभी क्या प्रीति करें? नहीं है, प्रीति नहीं है। बहुत है, तभी तो अरे आपको फिर देख सिर से अच्छे रहे हैं। कैसे निकल सकता है? फिर तो हृदय के भीतर आ जाना चाहिए ज्योतिष। आप तो अभी मेरे अभी गुरु, कच्चा है, अभी गुरु कच्चा है। पूर्णिमा अभी है। ज्योतिष कर रहे हो, या आई गारंटेड आप ज्योतिष कर रहे हो। अगर ज्योतिष हो जाता तो हृदय के भीतर आ जाता। आप समझ नहीं रहे हो सर, चीजों को मैं लेकर? पा आप रहे ऐसा थे। आप ये बोलते हैं कि सर ज्योतिष मेरे अंदर से प्रकट होता है, और मुझे समझने की आवश्यकता नहीं है। बाउंस हो रहा है मतलब मैं गारंटेड हूँ कि ज्योतिष किया जा रहा है। दिया जाने वाला व्यक्ति ये बात बोल ही नहीं सकता है कि मैं ज्योतिष को बाउंस हो रहा है मेरे को एक भी चीज बाउंस नहीं होता ज्योतिष का। आप कोई भी चीज उठा के पूछो मेरे से, किसी भी टॉपिक पे बाउंस होगा कैसे? भीतर में कोई चीजें बाउंस होती है क्या? बाउंस हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो चीजें अंदर के उस तलातल में चली गई कि बाउंस का सवाल ही नहीं है। और जो जो चीज याद करते हैं वहां पे आदमी बाउंस होता है। नहीं यार, आगे क्या, इसके आगे तो रास्ते ही नहीं देखा। आगे की क्या, भीतर के सारे रास्ते देख लिए कि ज्योतिष में कौन सा ग्रह कहाँ तक आता है। मैंने इतना शोध किया है कि भैया, अब बात करते हैं ना कि शुक्र का गुरु राहु होता है, सॉरी, हाँ, शुक्र राहु का गुरु होता है। लेकिन मैंने एक और शोध किया था कि शुक्र और केतु में समानता है। मतलब जो जितना बड़ा केतु उतना बड़ा शुक्र है, जो जितना बड़ा केतु उतना बड़ा शुक्र है, ध्यान रखना। ऐसा बोलते हैं कि शुक्र प्रेम का, काम का कारक है, वासना कारक है। जो जितना बड़ा केतु वो उतना बड़ा शुक्र। इस बात को गहराई समझना। आप बोलोगे राहुल सर कैसा हुआ? क्योंकि ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये तो अनुभव की बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
चलिए नम्रता मैडम। बहुत अच्छा आप समझाते हैं। ये किसी से मैंने सुना भी था, लेकिन देन आई एम फॉलोइंग यू, बट फाइनेंशियल समथिंग आई एम जुगाड़ पे लगा हुआ है। आई वांट टू डू योर कोर्स अभी ये जुलाई, फिर बाद में 3 महीने के बाद, नॉट नाउ, अभी। जो राम की मर्जी है ना, अगर राम की मर्जी होगी। हाँ, वो तो मोस्ट यू आर सागर पार हो जाते हैं, मरकुरी बहुत पत्थर इकट्ठे स्ट्रांग है करके- आपका। पत्थर इकट्ठे करके सागर पार कर लेता है। तो राम की अगर इच्छा होगी तो मुझे हाँ, इतना तो विश्वास है कि रामायण ज्योतिष भारत के घर घर में होगा। ठीक है, मेरा वेरी क्लास गुड, ये 200 वेरी लोगों गुड। तक या 100 लोगों तक मिशन नहीं है। अगर भगवान राम की इच्छा होगी तो रामायण ज्योतिष घर घर तक होने वाला है। भारतीय सनातन संस्कृति में ऐसा युग आएगा, ऐसा स्थिति आने वाला है कि रामायण करेक्ट। घर घर हो जाएगा। और ये तुलसीदास जी की रामायण आप देख रहे हो ना, एक रामायण ज्योतिष का भी आएगा कि ज्योतिष की रामायण, और घर घर रामायण गाई जाएगी, क्योंकि मैं इस पे काम भी कर नहीं, रहा हूँ। आपने वो पोएट्री बना बना के जो है ना, मैंने सब वो स्क्रीनशॉट लेके रखा है वो कि कुछ भी नहीं है। मैं करूं कि नहीं करूं, दैट इज रफ इच्छा। बट योर वे ऑफ मतलब जो कंपेयर करके पोएम करके वो कारक तत्व किया है, एक्सीलेंट। यू आर टॉप ये तो मोस्ट। ये तो डेमो ट्रेलर है। आप हो भारत के फ्यूचर हो, वो तो दिख गया। ये मेरा ये तो मुझे पता नहीं फोरकास्ट मैं है। क्या मैं फ्यूचर हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर बनी नहीं, लेकिन इतना फोरकास्ट है आपका, ये ज्योतिष बहुत आगे तक जाएगा। आई विल ट्राई टू ज्वाइन, आई विल ट्राई मुझे बाय लगता है कभी कभी इंस्टॉलमेंट। मैं आत्मा इंस्टॉलमेंट की से कर मूर्ति हूँ। सकते हैं ना? इंस्टॉलमेंट से कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट कर सकते हो, है ना। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भारत का बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा, है ना। कभी कभी बहुत अच्छा, बहुत बहुत नहीं, तगड़ा फील आता है मेरे को, लगता नहीं, है ना। आप बन गए। है ना, ऐसा फील एकदम आता है। पॉजिटिव एफर्मेशन, आप बन गए, आप और बन मुझे गए। आप लिख मुझे लो, मेरा नाम याद रखो, आप बन गए, दैट्स इट। यू भगवान आर राम की मर्जी होगी तो एक्सीलेंट टीचिंग, सारी बातें, एक्सीलेंट। मतलब भगवान ऐसा राम। कारक तत्व आप बिठा देते हो याद करने को कि हाँ, ये है, ये है, तो कोई भूल ही नहीं सकता है। मतलब अंदर चला ही जाएगा एस्ट्रोलॉजी। बहुत अच्छा है। आई विल ट्राई टू डू इन इंस्टॉलमेंट। आई हैव योर ऑल रिकॉर्डिंग्स में सेव करके रखा, आपका चैनल भी यूट्यूब आई फॉलो। इंस्टॉलमेंट का लिंक सेम ही है मैडम मेरा। कोई मेंबर बोल रहे हैं। ये नंबर मेरा 9009805569। ये नंबर है मेरा। राहुल झंवर नाम आता है ना। कास्ट से माहेश्वरी है, सब कास्ट झंवर है। ठीक है। नम्रता मैडम, आपकी बात को मैं थोड़ा सा विराम दूंगा, है ना। आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि वो जो काव्य था, वो तो एक सिंपल काव्य था। अभी मैं एक काव्य पे काम कर रहा हूँ, है ना। और वो है तुलसीदास जी का रामायण, पूरी तरह से ज्योतिषमय। मतलब उस एक ऐसा काव्य बनने वाला है जिसमें रामायण भी होगा, इसमें भगवान श्री राम की सारी बातें भी होगी, और वो बातें साधारण लैंग्वेज में नहीं होगी। इस बार ज्योतिष के है ना पॉइंट ऑफ व्यू से होगी सारी की सारी बातें। और उस पे मैं बहुत सारी, है ना, लगभग 250 से अधिक कविताएं लिख चुका हूँ, है ना। तो अभी, है ना, उस पे मैं ये कह रहा हूँ, बीच में रुक गया मैं सच बता रहा हूँ। 3 महीना हो गया मैंने एक भी कविता नहीं लिखा है, लेकिन फ्लो में लिखा मैं 250 कविताएं लिख चुका हूँ उसके ऊपर। और ना अब बाल कांड आधा हो चुका है। ठीक है, 270-80 दो है उसके, पता नहीं कितने हैं, है ना, उतना मैं कर चुका हूँ, है ना। तो कभी कभी रुक जाता हूँ, तो मैं भगवान से ही बोलता हूँ कि अगर तुम चाहोगे तो हो जाएगा, है ना। मेरे में इतना ताकत नहीं है, तुम चाहोगे, तुमने शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, तुम चाहोगे तो हो जाएगा। क्योंकि मेरे चाहने से मैं रामायण नहीं लिख पा रहा हूँ, ये गारंटेड है, ये गारंटेड है। उन्होंने जब तक चाहा तब तक लिखा, फिर 3 महीने का ब्रेक आया, उसके पहले फिर लिखा था। मेरे ब्रेक बड़े अच्छे आते हैं, तो मैं उनको बोल दिया कि आप चाहोगे तो होगा, मेरे चाहने से चीजें नहीं हो रहा है। ठीक है, करेंगे। हाँ, वंदना शिंदे मैडम, बताइए फटाफट, मुझे जाना है वापस से। गुड इवनिंग सर। नमस्कार मैम। हाँ, गुड इवनिंग। क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। हाँ, हेलो। हाँ जी मैडम, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, गुरु पूर्णिमा के लिए कुछ विधि बताने वाले थे ना आप? इतनी बड़ी विधि बताया तुम कि गुरु पूर्णिमा को आपको आकाश तत्व एक्टिवेट करना है ना। ये सारी पूर्णिमाएं एक सीमित है, आप समझिए। वो जो अंतिम सूत्र था ना, वही मुख्य सूत्र है। आपको लगेगा राहुल सर क्या बात कर दिए हो, वही अंतिम सूत्र, वही मुख्य सूत्र है। और ये सारी मैं आपको बता सकता हूँ। केले की पेड़ की पूजा करो, पीपल के पेड़ की पूजा करो। हाँ, कल शादी के लिए बताना जरूरी था, मैंने बताया
ये आवश्यक है, व्यक्ति फंसा हुआ है और ये उपाय सावन महीने में ही होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी था, इसलिए वो उपाय बताए। और गुरु पूर्णिमा तो मतलब अपने आप में गुरु तत्व बाहर प्रकट होता है, गुरु तत्व बनाया नहीं जाता, गुरु भीतर से प्रकट होता है। तुम्हें बाहर कैसे बताऊंगा आपको? खिलाओ केले के पेड़ की पूजा करो, गुरु जी खुश हो जाएंगे। गुरु जी क्या, पति खुश नहीं होते केले के लाने से, गुरु जी कैसे खुश होंगे? नहीं होते हैं यार। गुरु आपके भीतर से प्रकट होगा, और जिस दिन आपके भीतर से प्रकट हो गया, आपने आलोचनाएं, दोषारोपण, क्रिटिसाइज छोड़ दिया। आज चाहता तो मैं क्लास मिस कर सकता था, देता आलोचनाएं, ऐसा हो गया, ये आज होना था, कल हो जाता, परसों हो जाता। ग्रेट्यूड, इसमें कुछ फायदा होगा, शायद इसमें कुछ भगवान ने कुछ बेहतर सोचा होगा, और यही बहुत बढ़िया है, वो जो हुआ बहुत बढ़िया होगा। ये भावनाएं फील करोगे। सबसे बड़ी चीज कि हमें भगवान से किसके अंदर दोष नहीं दिखेगा, और बड़प्पन बहुत बड़ी चीज है। आज आप मुझसे बड़प्पन से बात करो, मैं आपसे बड़प्पन से बात करूंगा, पता है क्लास के बाद भी हमारा हमारा मन है ना संतोष रहेगा, हमारा आनंदमय कोश विकसित होता है। आनंदमय कोश विकसित होता है, 5 तरह के कोश होते हैं, कभी गहराई से बात करेंगे। तो आनंदमय कोश विकसित होता है तो गुरु विकसित होता है, और जब तक आनंद नहीं है तब तक गुरु तत्व का विकास हो ही नहीं सकता, विज्ञान से नहीं हो सकता। आप बोलोगे मैं ज्योतिष ज्ञान ले लूंगा उससे हो जाएगा। रावण के अंदर भी बहुत ज्ञान था, एस्ट्रोलॉजर था, वास्तुशास्त्री था, आनंदमय कोश उसका एक्टिवेट नहीं हुआ, वो नहीं हो पाया, उस तत्व तक नहीं पहुंच पाया, उस तत्व तक टच ही नहीं कर पाया। जहाँ पे हनुमान जी टच करके पहली बार में कि भैया आप ही राम हो, ऐसा नहीं कि राम जी सिर्फ हनुमान जी से मिले, राम जी रावण से ही मिले, बोले तुम राम नहीं हो, हम क्या माने, तुम विष्णु का अवतार, हम नहीं मानते। हनुमान जी बोले आप ही राम हो गुरु, समझ में नहीं आया। ये भीतर से टच हुआ हनुमान जी, तो हनुमान बनना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? इसलिए ऋषि महाराज क्या बोलते हैं कि केतु गुरु की राशि में उच्च का, केतु गुरु की राशि में उच्च का। गुरु तत्व कब विकसित होता है? जब भीतर से किसी भी व्यक्ति के लिए भक्ति पैदा हो जाती है, वही व्यक्ति सूरदास हो जाता है। तो 2 तरह की बातें होती है, एक होता है असुर ग्रह, एक होता है सुर ग्रह। असुर मतलब राहु असुर था, और केतु के अंदर 7 स्वर होते हैं, सप्त सुर होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए जो व्यक्ति कविताएं लिखता है, छंद लिखता है, दोहे लिखता है, सोठे लिखता है, ये मानकर चलो कि केतु का आशीर्वाद प्रकट हो गया, कि अब चीजें सुर में जा रही है, स्वर में जा रही है, अटक अटक के नहीं जा रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बहुत अच्छे, थैंक यू। चलिए ठीक है, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं एड्रेस का प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी, और मुझे दुख लगा कि मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। और आशा करता हूँ आपको सभी को क्लास अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो कोर्स को लेकर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, आप प्लीज इस नंबर पे ये नंबर नोट कर लें, है ना, ये नंबर मेरा ही है, ठीक है, हाँ ये वाला नंबर मेरा नोट डाउन कर लें, राहुल माहेश्वरी के नाम से, ठीक है, और मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में निश्चित तौर पे जोड़ दूंगा। आप टोकन अमाउंट करके भी पे कर सकते हैं, है ना। आप इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। और आप कोई भी नाराज मत होना अगर मैं नहीं ले पाया तो, भगवान ने चाहा तो मैं, क्योंकि थोड़ा सा अधूरा फील लग रहा है, एक और डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे कभी, है ना, मौका मिलेगा तो। लेकिन अभी के लिए इतना ही है, कोई कमिटमेंट नहीं देता हूँ, लेकिन आज के लिए इतना ही। और क्लास 17 जुलाई से चालू होगा, शायद हमारे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होंगे हम, आप बिल्कुल ज्वाइनिंग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राम।